नमस्ते, दी यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की हमारी सीरीज में हम चैप्टर 19 पर चर्चा करेंगे। ठहराव के साल, स्वराजिस्ट, नो चेंजर्स और गांधी जी। तो कहानी शुरू होती है फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम एनसीएम भी कहते हैं, वो अचानक वापस ले लिया गया था चौरी चौरा की घटना के बाद। माहौल एकदम से ठंडा पड़ गया था, जैसे कोई जोरदार पार्टी चल रही हो और अचानक थम से म्यूजिक बंद हो जाए। बिल्कुल। और फिर जैसे माहौल को और गंभीर बनाने के लिए ही मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर सेडिशन का चार्ज लगा, मतलब सरकार के खिलाफ असंतोष या नफरत भड़काने का आरोप, और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। बाप रे, 6 साल! हाँ, लीडर जेल में, आंदोलन बंद, तो जाहिर है असर तो पड़ना ही था। बहुत बड़ा झटका था ये। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रवादी खेमे में यानी नेशनलिस्ट कैंप में एक अजीब सी कैफियत फैल गई। निराशा थी, बिखराव था, मतलब डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। अव्यवस्था थी, डिसऑर्गेनाइजेशन, और हताशा भी, डिमोरलाइजेशन। ऐसा लग रहा था कि इतनी मेहनत से जो मोमेंटम बना था ना, वो कहीं पूरी तरह खत्म ही ना हो जाए। सब सोच रहे थे, भाई अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो सही बात है। कई लोग तो गांधी जी की पूरी रणनीति, उनकी स्ट्रैटेजी पर ही सवाल उठाने लगे थे कि भाई अचानक आंदोलन वापस लेना, क्या ये सही था? क्या नॉन वायलेंस और विड्रॉल का तरीका हमेशा काम करेगा? और कुछ लोग थे जो इस डेडलॉक, इस गतिरोध से निकलने के नए रास्ते तलाश रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सिर्फ इंतजार करने से बात नहीं बनेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। और यहीं पर एंट्री होती है दो बड़े नेताओं की, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। वो एक नई राजनीतिक लाइन, एक नई सोच लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो हम विधान परिषदों, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का बाइकॉट कर रहे हैं, इसे बंद करना चाहिए। हाँ। ये अपने आप में एक बड़ा यू टर्न जैसा था उस समय की सोच के हिसाब से, काफी रेडिकल बात थी ये। हाँ बिल्कुल। उनका सुझाव था कि काउंसिल्स का बॉयकॉट छोड़ो, उनमें घुसो, अंदर जाओ। अंदर जाकर उन्हें दिखावटी संसद यानी शैम पार्लियामेंट्स और नौकरशाही का मुखौटा, मतलब ब्यूरोक्रेसी ने जो एक पर्दा डाल रखा है अपनी नाकामियों पर, उसके रूप में एक्सपोज करो। अच्छा। और सिर्फ एक्सपोज नहीं, बल्कि काउंसिल के हर काम में अड़ंगा डालो, ऑब्स्ट्रक्ट करो। बेसिकली सिस्टम में अंदर जाकर उसे जाम करने की रणनीति थी। एक तरह से नॉन कोऑपरेशन अंदर से। लेकिन उनका तर्क ये नहीं था कि हम असहयोग आंदोलन छोड़ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो कह रहे थे कि ये एनसीएम को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे और इफेक्टिव तरीके से और असरदार ढंग से जारी रखना है। लड़ाई को अब काउंसिल्स के अंदर तक ले जाना है, जी, जैसे दुश्मन के किले में घुसकर लड़ाई का एक नया मोर्चा खोलना। पर सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई एनसीएम का एक्सटेंशन था या फिर एक तरह का समझौता, एक डाइल्यूशन? इसे कैसे देखा जाए? ये बहस तो हुई होगी जोरदार। देखिए, बहस तो हुई। उनका मानना यह था कि जब सड़क पर मास मूवमेंट नहीं चल रहा है, जब जनता थोड़ी थक गई है, तो पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं बनने देना चाहिए, खालीपन नहीं आना चाहिए। काउंसिल्स में जाकर विरोध जारी रखने से कॉलोनियल रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस की भावना बनी रहेगी। जनता को यह मैसेज जाएगा कि लड़ाई जारी है, रुकी नहीं है, बस तरीका बदला है। अच्छा। तो हाँ, ये एक तरह से नॉन कोऑपरेशन को काउंसिल्स के अंदर ले जाने की बात थी। एक टैक्टिकल शिफ्ट था, परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति में बदलाव। ये समझना भी जरूरी है कि उस समय की काउंसिल्स, जैसे मॉन्टफोर्ट सुधारों के तहत बनी थी, उनमें भारतीयों की भागीदारी तो थी, पर असली पावर तो अंग्रेजों के हाथ में ही थी। तो स्वराजिस्ट उन्हें सुधारने नहीं जा रहे थे, बल्कि उनकी असलियत दिखाने, उन्हें रैक करने जा रहे थे। तो ये प्लान लेकर सीआर दास, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू, जो सचिव थे, दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन, गया सेशन में पहुंचे। माहौल गर्म रहा होगा वहां। हाँ, माहौल तो गर्म था ही। क्रूशल था कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस में एक दूसरा धड़ा भी था, बहुत मजबूत धड़ा, जिसे नो चेंजर्स कहा गया। इसमें वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे बड़े दिग्गज नेता थे, जो गांधी जी की लाइन पर चलना चाहते थे। यानी काउंसिल्स का बहिष्कार जारी रखो और कंस्ट्रक्टिव काम पर फोकस करो, जमीन पर काम करो। हाँ, गांधीवादी नेता। जी, ये लोग इस नए प्रस्ताव के सख्त खिलाफ थे। नतीजा, प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और ये 1748 वोटों के मुकाबले सिर्फ 890 वोटों से हार गया। ओ, मतलब भारी हार हुई। हाँ, दास और नेहरू के लिए ये क्लियर डिफीट थी। उनके प्रस्ताव को बहुमत नहीं मिला। हार गए तो फिर क्या हुआ? क्या उन्होंने हार मान ली या फिर अपनी अलग राह पकड़ी?
जैसे कॉलेज इलेक्शन में हारने के बाद कुछ लोग अपना अलग ग्रुप बना लेते हैं ना, वैसा कुछ? बिल्कुल वैसा ही कुछ हुआ। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष और सचिव के पदों से इस्तीफा दे दिया। अरे हाँ, ये बड़ी बात थी क्योंकि वो कांग्रेस के टॉप लीडर्स थे। उन्होंने हार स्वीकार की अधिवेशन में, लेकिन अपनी बात पर, अपनी स्ट्रैटेजी पर अड़े रहे। वो कन्विंस थे कि यही सही रास्ता है। और फिर उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया, पार्टी बना ली अपनी। हाँ बिल्कुल। 1 जनवरी 1923 को, यानी नए साल के पहले ही दिन, उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कर दी। बाद में यह स्वराज पार्टी के नाम से ज्यादा जानी गई। सीआर दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महत्वपूर्ण सचिवों में से एक थे। अच्छा, तो कांग्रेस के अंदर ही एक तरह से दो खेमे साफ साफ बन गए। विभाजन तो नहीं हुआ, लेकिन लकीर खींच गई। अच्छा, तो ये थे प्रो चेंजर्स जो काउंसिल एंट्री के पक्ष में थे, दास और नेहरू के समर्थक, और दूसरे थे नो चेंजर्स जो बहिष्कार जारी रखना चाहते थे, पटेल, प्रसाद, राजगोपालाचारी वाले। ये नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स, जैसे कोई टेक कंपनी में होता है। हाँ, ये नाम उस समय की बहस को बिल्कुल सही दर्शाते हैं। प्रो चेंजर्स रणनीति में बदलाव चाहते थे, चेंज चाहते थे, जबकि नो चेंजर्स पुरानी रणनीति पर, मतलब नो चेंज पर कायम रहना चाहते थे। तो इस नई स्वराज पार्टी का प्रोग्राम क्या था? क्या वो पूरी तरह से कांग्रेस से अलग हो गए थे, या बस एक मुद्दे पर मतभेद था? उनका क्या स्टैंड था बाकी चीजों पर? नहीं, ये महत्वपूर्ण है कि स्वराज पार्टी ने कांग्रेस के बाकी पूरे प्रोग्राम को स्वीकार किया। नॉन वायलेंस, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत मिटाना, कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये सब उनकी पॉलिसी का हिस्सा था। वो खुद को कांग्रेस ही मानते थे। अच्छा, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर डिफरेंस था। हाँ, बस एक मुख्य अंतर था कि वो साल के अंत में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेंगे और काउंसिल्स में जाएंगे। बाकी मामलों में वो पूरी तरह कांग्रेस ही थे। उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप बनाया था। और काउंसिल्स में जाके उनका प्लान क्या था? मतलब सिर्फ मेंबर बन के बैठना था या कुछ और इरादा था? नहीं, बैठने का तो सवाल ही नहीं था। उनका प्लान काफी एग्रेसिव था, काफी कन्फ्रंटेशनल। उन्होंने घोषणा की कि वो काउंसिल्स ने सबसे पहले स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की राष्ट्रीय मांग रखेंगे, डिमांड फॉर सेल्फ रूल। और अगर सरकार इसे अस्वीकार करती है, जो कि तय था कि करेगी ही, तो उनके चुने हुए सदस्य काउंसिल्स के अंदर एक समान, निरंतर और सुसंगत बाधा, यूनिफॉर्म, कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन की नीति अपनाएंगे। बाप रे, यूनिफॉर्म, कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब सरकार के हर बिल, हर बजट, हर प्रस्ताव का विरोध करना, उसे पास ना होने देना, हर काम में अड़ंगा डालना। बिल्कुल यही प्लान था। मतलब काउंसिल्स के जरिए सरकार का काम करना ही असंभव बना देना। काउंसिल्स को अंदर से ही ध्वस्त करने, रैक करने का प्लान था, हर मुद्दे पर डेडलॉक पैदा करके। ये तो वाकई बड़ा रेडिकल प्लान था। सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, पर सवाल उठता है कि ये कितना प्रैक्टिकल था। मतलब क्या सच में मुट्ठी भर स्वराजिस्ट पूरी ब्रिटिश मशीनरी को रोक सकते थे? ये संभव था क्या? देखिए, प्रैक्टिकलिटी पर सवाल तो थे ही, और आगे चलकर इसकी सीमाएं भी दिखी, ये सच है। लेकिन उनका इरादा यही था कि ब्रिटिश सरकार इन काउंसिल्स को अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता बढ़ाने का जरिया ना बना सके। वो दिखाना चाहते थे कि भारतीय इन आधे अधूरे सुधारों से खुश नहीं है, उन्हें असली पावर चाहिए। एक तरह का पॉलिटिकल थिएटर भी था, जनता को एंगेज रखने और ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर बनाने का एक नया तरीका था। ये मैसेज देना था कि हम लड़ रहे हैं हर मोर्चे पर। इन दो नेताओं सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के बारे में थोड़ा और जानना दिलचस्प होगा। ये किस तरह के लोग थे जिन्होंने इतनी बड़ी बहस छेड़ी और कांग्रेस के अंदर एक अलग राह चुनी? हाँ, इनकी पर्सनालिटी और बैकग्राउंड काफी रोचक है, और यह समझना जरूरी है कि ये कोई साधारण नेता नहीं थे। सीआर दास जन्म 1870 और मोतीलाल नेहरू जन्म 1861, दोनों ही अपने समय के दिग्गज वकील थे, बेहद सफल और अमीर। अच्छा, मतलब टॉप लॉयर्स थे। हाँ बिल्कुल। सोचिए, उस जमाने के टॉप लॉयर्स जिनकी फीस हजारों में होती थी। शुरुआत में ये मॉडरेट राजनीति में थे, नरम दल में, लेकिन 1920 में गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने सब कुछ छोड़कर बहिष्कार और असहयोग की राजनीति अपना ली। अपना पूरा करियर, अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी। और कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं अपनाई, बल्कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। उन्होंने अपनी लाखों की वकालत छोड़ दी, जो उस समय के हिसाब से सोचिए कितनी बड़ी बात थी। पूर्णकालिक कार्यकर्ता, होल टाइम वर्कर्स के रूप में आंदोलन में कूद पड़े। और सिर्फ इतना ही नहीं, कलकत्ता में दास और इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू ने अपने आलीशान घर, अपनी मैंशंस राष्ट्र को दान कर दी। आज के जमाने में सोचकर भी अजीब लगता है
कि कोई अपनी प्राइम प्रॉपर्टी देश के नाम कर दे। ये उनके कमिटमेंट का लेवल दिखाता है। वो सिर्फ बातों के नेता नहीं थे। सही बात है। वे गांधी जी के प्रशंसक तो थे, लेकिन उनका अपना राजनीतिक कद भी था। वो सिर्फ फॉलोअर्स नहीं थे, बल्कि अपने आप में बड़े नेता थे, जिनका अपना एक प्रभाव था। दोनों ही शानदार वक्ता और प्रभावी सांसद, पार्लियामेंटेरियंस माने जाते थे। उनकी बहस करने की क्षमता, तर्क रखने का ढंग गजब का था। हम एक स्पिरिचुअल किस्म के इंसान थे, वैष्णव थे, जबकि मोतीलाल नेहरू लगभग नास्तिक, एग्नोस्टिक थे, धर्म से काफी दूरी रखते थे। लेकिन एक बात कॉमन थी, दोनों पक्के सेक्युलर थे, सेक्युलर टू द कोर, देश पहले, धर्म या जाति बाद में। ये उनकी सोच का आधार था। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। दास ज्यादा कल्पनाशील, इमेजिनेटिव, भावुक, इमोशनल और एक बेहतरीन वक्ता थे। कहते हैं उनमें दोस्तों और दुश्मनों दोनों को अपनी बात से प्रभावित करने और मनाने की गजब की क्षमता थी। वो करिश्मा था उनमें, लोग खिंचे चले आते थे उनकी तरफ। और मोतीलाल नेहरू, वो कैसे थे? मोतीलाल नेहरू ज्यादा दृढ़, फर्म, शांत दिमाग से विश्लेषण करने वाले, कूलली एनालिटिकल और एक महान ऑर्गेनाइजर और डिसिप्लिनेरियन थे। वो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में माहिर थे। पार्टी को चलाना, लोगों को साथ लेकर चलना, नियम बनाना, इन सब में उनका कोई जवाब नहीं था। अच्छा, मतलब बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज। तो दास दिल से सोचते थे, वहीं नेहरू दिमाग से। अलग होते हुए भी वे एक दूसरे के पूरक थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे। उन्होंने एक लेजेंडरी पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बनाया। कहते हैं उनमें एक दूसरे पर इतना गहरा विश्वास था कि कोई भी नेता दूसरे से पूछे बिना दूसरे के नाम से कोई भी राजनीतिक बयान जारी कर सकता था। ऐसी केमिस्ट्री और ट्रस्ट पॉलिटिकल पार्टनरशिप्स में वाकई रेयर है। आज तो सोचना भी मुश्किल है। कमाल है। तो ये थे प्रो चेंजर्स के दिग्गज। अब दूसरी तरफ आते हैं नो चेंजर्स। उनका मुख्य तर्क क्या था और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? जाहिर है गांधी जी तो थे ही। हाँ, नो चेंजेस का प्रभावी नेतृत्व तो गांधी जी ही कर रहे थे, भले ही वो उस समय जेल में थे। उनके विचार, उनका दर्शन ही इस ग्रुप को गाइड कर रहा था। और जमीन पर इस सोच को आगे बढ़ाने वाले नेता थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और अन्य गांधीवादी नेता। ये सब गांधी जी के बहुत करीबी और भरोसेमंद साथी थे। उनका क्या कहना था काउंसिल एंट्री के बारे में? क्यों विरोध कर रहे थे वो इसका? उनका तर्क सीधा था, बहिष्कार और असहयोग का जो कार्यक्रम गांधी जी ने दिया है उसे जारी रखा जाए। काउंसिल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक तरह का भटकाव है, डिस्ट्रैक्शन है। असली काम है रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। मतलब जैसे खादी को बढ़ावा देना, चरखा चलाना, हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करना, छुआछूत मिटाना, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। उनका मानना था कि इन कामों पर प्रभावी ढंग से फोकस किया जाए और साथ ही जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस निलंबित हुआ है, उसे भविष्य में फिर से शुरू करने के लिए चुपचाप तैयारी की जाए। यानी ग्रासरूट्स पर फोकस करो, जनता को ऑर्गेनाइज करो, उन्हें अगले बड़े आंदोलन के लिए तैयार करो। काउंसिल्स में जाना एनर्जी वेस्ट करना है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो जाहिर है इन दो अलग अलग रणनीतियों को लेकर प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स के बीच तीखी बहस छिड़ गई होगी। माहौल काफी गर्म हो गया होगा उस समय। अखबारों में लेख छपते होंगे, मीटिंग्स में बहसें होती होंगी, पर्सनल लेवल पर भी बातें होती होंगी। हाँ, बिल्कुल। बहस काफी फियर्स थी, इसमें कोई शक नहीं। दोनों तरफ से जोरदार तर्क दिए जा रहे थे। अखबारों में, पब्लिक मीटिंग्स में, कांग्रेस के अंदरूनी मंचों पर खूब कहासुनी हुई। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये दुश्मन नहीं थे, एक ही आंदोलन के साथी थे। बस रणनीति पर मतभेद था। मंजिल एक ही थी, आजादी। रास्ते अलग अलग सुझाए जा रहे थे। हाँ, ये समझना जरूरी है। और दोनों पक्षों में काफी कुछ कॉमन भी था। जैसे दोनों मानते थे कि फिलहाल मास सिविल डिसोबीडियंस तुरंत संभव नहीं है। एनसीएम के बाद जनता थक चुकी थी, सरकार का दमन भी बहुत हुआ था, तो जनता को आराम और कंसोलिडेट करने का समय चाहिए था। सही बात है। कोई भी जन आंदोलन अनिश्चित काल तक हाई पिच पर नहीं चलाया जा सकता। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, इसलिए थोड़ा रुकना, सांस लेना, ब्रीदिंग टाइम लेना और आंदोलन के एक्टिव फेज से टेम्पररी रिट्रीट जरूरी है। इस पर दोनों सहमत थे। और दोनों इस बात पर भी सहमत थे कि ये जो ब्रेक का समय है, ये खाली बैठने का समय नहीं है। इसमें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना है। इस दौरान साम्राज्य विरोधी ताकतों, एंटी इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को फिर से मजबूत करना है, लोगों में फैली निराशा, डिमोरलाइजेशन को दूर करना है,
पॉलिटिसाइजेशन यानी राजनीतिक चेतना बढ़ानी है। हाँ, लोगों की भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और लामबंदी, मोबिलाइजेशन बढ़ानी है, कांग्रेस संगठन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना है और नए कैडर्स की भर्ती करनी है, उनकी ट्रेनिंग करनी है और उनका मनोबल बनाए रखना है। मतलब काम तो करना है, भरपूर करना है, बस किस तरह का काम करना है इस पर मतभेद था। एक कह रहे थे काउंसिल्स में जाओ, दूसरे कह रहे थे गांव-गांव जाओ। बिल्कुल, यहीं पर वो बुनियादी सवाल आता है जिसका सामना हर जन आंदोलन को कभी न कभी करना पड़ता है। आंदोलन के गैर सक्रिय चरणों में राजनीतिक काम कैसे जारी रखा जाए? जब बड़ी रैलियां, धरने, प्रदर्शन नहीं हो रहे हों, तब कार्यकर्ताओं और जनता को एंगेज कैसे रखा जाए? मोमेंटम कैसे बनाए रखा जाए? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हाँ, बिल्कुल। आज भी देखते हैं हम। दुनिया भर में सोशल मूवमेंट्स इस चैलेंज से जूझते हैं कि एक्टिव प्रोटेस्ट के बीच के दौर में क्या करें, कैसे लोगों को जोड़े रखें। तो इसी बुनियादी सवाल के जवाब में दोनों पक्षों में मतभेद था कि इस नॉन एक्टिव फेज में क्या किया जाए। व्हाट टू डू इन द लीन पीरियड। हाँ, यहीं पर असली डाइवर्जेंस था। स्वराजिस्टों ने कहा कि इस अस्थायी राजनीतिक शून्य को, टेम्परेरी पॉलिटिकल वॉइड को भरने के लिए काउंसिल्स में काम करना जरूरी है। अगर हम पूरी तरह इनएक्टिव हो गए तो लोग निराश हो जाएंगे, आंदोलन से कट जाएंगे। पॉलिटिकल स्पेस खाली छोड़ने का मतलब है कि सरकार और उसके समर्थक हावी हो जाएंगे। उनका मानना था कि काउंसिल में जाने से राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों का मनोबल बना रहेगा। अखबारों में उनकी स्पीचेस छपेंगी, डिबेट होंगी, सरकार की आलोचना होगी, तो लोगों में उत्साह बना रहेगा। ये भी एक तरीका है लोगों को जोड़े रखने का। बिल्कुल। इलेक्शनियरिंग यानी चुनाव प्रचार और काउंसिल्स में दिए जाने वाले भाषण पॉलिटिकल एजिटेशन और प्रोपेगेंडा के नए रास्ते खोलेंगे। मतलब काउंसिल्स को भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वराजिस्टों ने एक और बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेसी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भी चुनाव तो होंगे ही, काउंसिल्स तो काम करेंगी ही। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के बॉयकॉट करने से काउंसिल्स बंद हो जाएंगी। सही बात। और हो सकता है बड़ी संख्या में लोग वोटिंग में भाग भी लें। अगर कांग्रेस बाहर रहेगी तो गैर कांग्रेसी लोग जो शायद सरकार के ज्यादा करीब हों या उतने राष्ट्रवादी ना हो, वो इन काउंसिल्स में घुस जाएंगे, लिबरल्स या दूसरे लोग। हाँ, और फिर ये लोग महत्वपूर्ण पदों, पोजीशंस ऑफ वेंटेज पर कब्जा कर लेंगे और उनका इस्तेमाल कांग्रेस को कमजोर करने या अपने हित साधने के लिए करेंगे। तब स्वराजिस्टों का सवाल था, क्रांतिकारी लड़ाई में इतने महत्वपूर्ण मोर्चे दुश्मन के हाथों में क्यों छोड़े जाएं? ये वाकई सोचने वाली बात है। Why leave the field open for opponents? अगर लड़ना है तो हर मोर्चे पर लड़ो। तो उनका तर्क था कि काउंसिल्स में शामिल होकर और उनके काम में बाधा डालकर कांग्रेसी कम से कम इन अवांछनीय तत्वों, अनडिजायरेबल एलिमेंट्स को शरारत करने से रोकेंगे। साथ ही सरकार जो भी कानून पास करेगी उसके खिलाफ विरोध दर्ज कराकर वे सरकार को आसानी से वैधता, लेजिटिमेसी हासिल करने से रोकेंगे। सरकार ये दावा नहीं कर पाएगी कि देखो, चुने हुए प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं। बेसिकली काउंसिल्स को पॉलिटिकल स्ट्रगल का एक और अखाड़ा बनाना था। जैसे सड़क पर लड़ाई चल रही है, वैसे ही काउंसिल्स के अंदर भी लड़ाई चलेगी। हाँ, और ये पॉइंट समझना जरूरी है कि उनका इरादा लिबरल्स जैसा नहीं था। लिबरल्स भी काउंसिल्स में जाते थे, लेकिन वो मानते थे कि इन काउंसिल्स के जरिए धीरे धीरे सुधार करके औपनिवेशिक राज्य को बदला जा सकता है, ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, वो सिस्टम में रहकर सुधार चाहते थे। जी, स्वराजिस्ट ऐसा नहीं मानते थे। वो काउंसिल्स को सुधार का नहीं बल्कि संघर्ष का मैदान बनाना चाहते थे, जिसका अंतिम लक्ष्य कॉलोनियल स्टेट को उखाड़ फेंकना था। ये एक फंडामेंटल फर्क था उनकी सोच में। वो सिस्टम को बदलने नहीं, तोड़ने जा रहे थे अंदर से। समझ गए। दूसरी तरफ नो चेंजर्स काउंसिल एंट्री का इतना विरोध क्यों कर रहे थे? उनका मुख्य डर क्या था? सिर्फ यही कि ये गांधी जी के रास्ते से अलग है या कुछ और भी था? नहीं, उनके विरोध का आधार ज्यादा गहरा था। सिर्फ गांधी जी की बात नहीं थी। नो चेंजर्स का मुख्य तर्क ये था कि संसदीय कार्य में उलझने से जनता के बीच जो रचनात्मक काम होना है उसकी उपेक्षा होगी। नेता लोग दिल्ली और प्रांतीय राजधानियों की डिबेट्स और पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे और गांव और कस्बों में जनता के बीच संगठन बनाने और चेतना फैलाने का असली काम पीछे छूट जाएगा। एनर्जी बढ़ जाएगी। और उन्हें एक और डर सता रहा था, राजनीतिक भ्रष्टाचार का। उन्हें लगता था कि काउंसिल की मेंबरशिप, उससे मिलने वाली थोड़ी बहुत पावर और पर्क्स, जो सुविधाएं मिलती हैं, वो नेताओं को करप्ट कर सकते हैं। हाँ। उनका क्रांतिकारी जोश, रेवोल्यूशनरी जील ठंडा पड़ सकता है। जो विधायक आज काउंसिल्स को ध्वस्त करने के इरादे से जा रहे हैं, वो कल को धीरे धीरे बाधा डालने की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन
छोड़ देंगे। और फिर वो शाही संवैधानिक ढांचे में फंस जाएंगे और छोटे-मोटे सुधारों, पेटी रिफॉर्म्स और अधूरे कानूनों, पीसमील लेजिस्लेशन पर सरकार के साथ कोऑपरेटिंग करने लगेंगे। सत्ता का मोह, वो जो कुर्सी का नशा होता है, वो अच्छों को बदल देता है। ये उनका डर था। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये डर वाजिब था? इतिहास में आगे चलकर क्या ऐसा देखने को मिला? क्या स्वराजिस्ट वाकई भटक गए थे रास्ते से? देखिए, ये डर काफी हद तक वाजिब था, और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के आंदोलनों का इतिहास देखें तो ये एक पेरेनियल डिलेमा है। हमेशा ये सवाल उठता है, सिस्टम को बदलने के लिए उसमें घुसने वाले अक्सर खुद ही सिस्टम का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आगे चलकर स्वराज पार्टी के साथ भी कुछ हद तक ऐसा हुआ, खासकर 1925 में सीआर दास की मृत्यु के बाद। हालांकि उन्होंने काफी संघर्ष भी किया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सहयोग करने लगे, लेकिन नो चेंजर्स का मानना था कि ये रास्ता खतरनाक है, इसमें भटकने का खतरा बहुत ज्यादा है। असली ताकत जनता के बीच रचनात्मक काम करके, उन्हें ऑर्गेनाइज करके और अगले दौर के सविनय अवज्ञा के लिए तैयार करके ही मिलेगी। उनका फोकस लॉन्ग टर्म मास मोबिलाइजेशन पर था, ना कि शॉर्ट टर्म पार्लियामेंट्री टैक्टिक्स पर। तो ये बहस तेज होती गई, और जैसे जैसे प्रो चेंजर और नो चेंजर के बीच टकराव बढ़ा, राष्ट्रवादी खेमे में निराशा का माहौल और गहराने लगा। लोगों को डर लगने लगा कि कहीं कांग्रेस फिर से टूट न जाए, 1907 वाली कहानी न दोहराई जाए। हाँ, बिल्कुल। सबको 1907 के सूरत विभाजन की याद सताने लगी थी। वो विनाशकारी बंटवारा था जब कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बंट गई थी, और उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन कई सालों तक कमजोर पड़ गया था। कोई नहीं चाहता था कि इतिहास दोहराया जाए, इसलिए आम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भी दबाव बढ़ने लगा कि ये सार्वजनिक नोकझोंक, पब्लिक बिकरिंग्स बंद करें और कोई बीच का रास्ता निकालें। यूनिटी बनाए रखना सबसे जरूरी था। सब कह रहे थे, भाई लड़ो मत आपस में। तो क्या हुआ? क्या दोनों पक्ष कुछ पीछे हटे, सुलह हुई, या फिर बंटवारा हो ही गया? नहीं, शुक्र है कि बंटवारा नहीं हुआ। आखिरकार समझदारी दिखाई गई और दोनों गुटों के नेता पीछे हटने लगे। वो आपसी सुलह, म्यूचुअल अकोमोडेशन की ओर बढ़ने लगे, कॉम्प्रोमाइज की तरफ। इसके पीछे कई कारण थे। पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही था कि एकता की जरूरत सभी ने महसूस की। सब जानते थे कि बंटवारा आंदोलन के लिए घातक होगा, अंग्रेजों को ही फायदा होगा इससे। हाँ, ये तो है। दूसरा, सिर्फ नो चेंजर्स ही नहीं, स्वराजिस्टों ने भी ये महसूस किया कि संसदीय कार्य कितना भी उपयोगी क्यों ना हो, सरकार को राष्ट्रीय मांगों को मानने के लिए मजबूर करने वाली असली ताकत, रियल सैंक्शंस, विधायिकाओं के बाहर जन आंदोलन से ही आएगी। और बड़े जन आंदोलन के लिए कांग्रेस का एक रहना जरूरी था। काउंसिल्स में हल्ला मचाने से अंग्रेज शायद न माने, पर असली दबाव तो सड़कों पर उतरने वाली भीड़ ही बना सकती थी। स्वराजिस्ट भी ये समझते थे। और शायद गांधी जी का फैक्टर भी रहा होगा, उनकी लीडरशिप का सवाल। बिल्कुल। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यही था कि दोनों गुटों के नेता, चाहे वो प्रो चेंजर हो या नो चेंजर, गांधी जी के नेतृत्व की अनिवार्यता, एसेंशियलिटी ऑफ गांधी जी लीडरशिप को पूरी तरह स्वीकार करते थे। सब जानते थे कि गांधी जी के बिना कोई बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना लगभग असंभव है। इसलिए उनकी बात का, उनके विचारों का वजन था, भले ही वो समय जेल में थे। उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी का टूटना और भी बुरा होता। सब उनका सम्मान करते थे। तो इन सब वजहों से सुलह की तरफ बढ़े। जी, इन सब फैक्टर्स के चलते सितंबर 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन, स्पेशल सेशन बुलाया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे, शायद सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। इस सेशन में एक समझौता हुआ। कांग्रेस ने काउंसिल एंट्री के खिलाफ जो भी प्रचार प्रोपेगेंडा चल रहा था उसे निलंबित यानी सस्पेंडेड कर दिया। यानी नो चेंजर्स अब खुलकर स्वराजिस्टों का विरोध नहीं करेंगे और ना ही उनके रास्ते में बाधा डालेंगे। एक तरह से सीज फायर हो गया। अच्छा, और बदले में स्वराजिस्टों को क्या मिला? उन्हें क्या करने की इजाजत मिली? कांग्रेसियों को, मतलब जो भी कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहें, उन्हें आगामी चुनावों में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने और अपने मताधिकार, फ्रेंचाइज का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। तो एक तरह का समझौता हो गया। स्वराजिस्टों को काउंसिल्स में जाने की हरी झंडी मिल गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कांग्रेस टूटने से बच गई, यूनिटी मेंटेन हो गई। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द मूवमेंट एट दैट पॉइंट? ये समझौता क्या दर्शाता है? इसका क्या महत्व था? इसका मतलब था कि तत्काल विभाजन टल गया, जो सबसे बड़ा खतरा था। कांग्रेस ने एक बीच का रास्ता, एक प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन निकाला। ये दिखाता है कि कांग्रेस में अलग अलग विचारों को साथ लेकर चलने की, अकोमोडेट करने की क्षमता थी। इससे दोनों पक्षों को अपनी अपनी रणनीति पर कुछ हद तक आगे बढ़ने का मौका मिला, भले ही उनके बीच सैद्धांतिक मतभेद बनी रहें। ये कांग्रेस की फ्लेक्सिबिलिटी
और यूनिटी बनाए रखने की इच्छा को दिखाता है। अब स्वराजिस्ट काउंसिल्स में जाकर अपना संघर्ष करेंगे और नो चेंजर्स, रचनात्मक कार्यक्रम और जनसंपर्क पर फोकस करेंगे। आंदोलन के दो पहलू एक साथ चलेंगे, कम से कम कुछ समय के लिए। तो ये थी स्वराज पार्टी के गठन और काउंसिल एंट्री को लेकर हुई बड़ी बहस और फिर हुए समझौते की कहानी। काफी उतार चढ़ाव वाला दौर था ये। यहां से आगे आंदोलन ने क्या मोड़ लिया, स्वराजिस्टों का काउंसिल्स में अनुभव कैसा रहा और नो चेंजर्स ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाया, इस पर हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली बार हम 1924 के उस माहौल पर बात खत्म कर रहे थे जब गांधी जी बीमारी की वजह से जेल से रिहा हुए थे और बाहर आते ही उन्हें कांग्रेस के अंदर एक बड़ी कश्मकश का सामना करना पड़ा। माहौल मतलब काफी गर्म था, है ना? एक तरफ थे गांधी जी और उनके पक्के समर्थक, जिन्हें नो चेंजर्स कहा जाता था। वो कह रहे थे कि भाई सरकारी संस्थाओं का, खासकर ये विधान परिषदें, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनका पूरी तरह बहिष्कार करो, असहयोग जारी रखो। हाँ, नॉन कोऑपरेशन। और दूसरी तरफ थे स्वराजवादी, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेता। उनका कहना था नहीं, बहिष्कार से काम नहीं चलेगा, हमें इन काउंसिल्स के अंदर घुसना होगा, चुनाव लड़ना होगा और अंदर से ब्रिटिश राज की मशीनरी को ठप करना होगा। मतलब उनके काम में रोड़ा अटकाना होगा। एकदम आमने सामने की टक्कर थी ये। बिल्कुल। और ये सिर्फ कांग्रेस का अंदरूनी मामला नहीं था, अंग्रेजी हुकूमत तो मजे से देख रही थी, जैसे इंतजार में हो कि कब कांग्रेस के ये दो धड़े आपस में लड़ें और पूरी तरह टूट जाएं। हाँ, पॉपकॉर्न लेकर बैठे थे वो लोग। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें लगा कि गांधी जी के बाहर आने से ये फूट और बढ़ेगी। गांधी जी फरवरी 1924 में छूटे थे और ब्रिटिश अधिकारियों का पूरा हिसाब किताब, उनका कैलकुलेशन यही था कि गांधी जी आते ही स्वराजवादियों की ये जो काउंसिल में घुसने वाली स्ट्रेटजी है, उसकी कड़ी निंदा करेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी की शख्सियत और उनके प्रभाव के सामने स्वराजवादी टिक नहीं पाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे और काउंसिल्स के अंदर वो जो नुकसान पहुंचाने की ताकत रखते थे वो कम हो जाएगी। हाँ, हमारे सोर्स मटेरियल में इसका जिक्र है कि बॉम्बे सरकार हो या वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग, वो दोनों यही सोचकर चल रहे थे। रीडिंग ने तो लंदन में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को चिट्ठी में लिखा भी कि भाई गांधी जी और स्वराजवादियों के बीच खाई और गहरी होने के आसार हैं, लगता अपना काम आसान होने वाला है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि सेंट्रल प्रोविंसेस के एक स्वराजवादी नेता थे, मुंजे साहब, उनके बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि वो गांधी जी का कांग्रेस पर जो एक छत्र राज सा था उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। सुनने में बिल्कुल आज की पॉलिटिकल पार्टियों के अंदरूनी झगड़ों जैसा लगता है। हाँ, कौन किसको किनारे लगाने की फिराक में, जैसे कोई वेब सीरीज चल रही हो। सही कहा। लेकिन गांधी जी ने सरकार की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और यहीं से गांधी जी की राजनीतिक सूझबूझ और उनके काम करने के तरीके की एक खासियत सामने आती है। क्या? कि वो अपने साथियों, अपने सहकर्मियों जिनसे उनके गहरे मतभेद भी होते थे, उनके साथ रिश्ता कैसे निभाते थे। उन्होंने जेल से बाहर आते ही सीधे टकराव का, कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता नहीं अपनाया, जैसा कि सरकार सोच रही थी और शायद कुछ नो चेंजेस भी चाह रहे थे। अच्छा। बल्कि उन्होंने बहुत धीरे धीरे, कदम दर कदम एक समझौते की तरफ, एक अकोमोडेशन की दिशा में बढ़ना शुरू किया। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। ये बात वाकई दिलचस्प है कि गांधी जी ने ये रास्ता क्यों चुना। वो तो खुद काउंसिल एंट्री के विचार से सहमत नहीं थे, बल्कि इसे असहयोग के मूल सिद्धांत के खिलाफ मानते थे। उनका मानना था कि काउंसिल्स ब्रिटिश राज का हिस्सा है और उनमें जाना मतलब एक तरह से सहयोग करना है। फिर स्वराजवादियों के प्रति ये नरमी क्यों दिखाई, इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, इसमें कई परतें हैं। सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात, वो गांधी जी को स्वराजवादी नेताओं की नीयत पर, उनके इरादों पर, उनकी देशभक्ति पर कोई शक नहीं था। सीआर दास हों, मोतीलाल नेहरू हों या और दूसरे स्वराजवादी नेता, गांधी जी जानते थे कि ये लोग दिल से देश का भला चाहते हैं। हाँ, तरीका अलग था, स्ट्रैटेजी पर मतभेद थे, लेकिन गांधी जी उन्हें सबसे मूल्यवान और सम्मानित सहयोगी मानते थे। जैसा आपने कहा, ये बहुत अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो ये बात भूले नहीं थे कि इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी थीं, अपनी लाखों की वकालत छोड़ी थी, ऐशो आराम की जिंदगी त्यागी थी, जेल गए थे। उनका कमिटमेंट सवालों से परे था। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब विचारों में मतभेद होना एक बात है, लेकिन सामने वाले की नीयत पर, उसकी देशभक्ति पर शक न करना, उसका सम्मान बनाए रखना, आजकल की राजनीति में तो ये चीज देखने को तरस जाते हैं। सही बात है।
जरा सी बात पर लोग पर्सनल अटैक्स पर उतर आते हैं, सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं, चरित्र हनन करने लगते हैं। लेकिन गांधी जी, दास और मोतीलाल नेहरू के बीच जो आपसी सम्मान था, जो पर्सनल रिलेशंस थे, वो बहुत गहरे और मजबूत थे। ये शायद उस समझौते की नींव बना। बिल्कुल, और इसी आपसी भरोसे और सम्मान का नतीजा था कि गांधी जी ने जेल से रिहा होने के फौरन बाद स्वराजवादियों से मिले बिना, उनकी बात सुने बिना काउंसिल एंट्री के मुद्दे पर कोई भी सार्वजनिक बयान देने से साफ मना कर दिया। अच्छा। पहले मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, फिर कोई राय बनाएंगे। और जब जून 1924 में उनकी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू से लंबी बातचीत हुई, तब भी गांधी जी अपनी इस राय पर कायम रहे कि स्वराजवादियों का रास्ता सही नहीं है, ये शायद नुकसानदेह भी हो सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि काउंसिल एंट्री अब एक सेटल्ड फैक्ट है, यानी ये अब हो चुकी बात है, ये जमीन की हकीकत है। स्वराजवादी चुनाव जीतकर काउंसिल्स में पहुंच चुके हैं। राइट। अब इस स्टेज पर इसका खुलकर विरोध करना, पब्लिक ऑपोजिशन करना उल्टा असर डालेगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इससे कांग्रेस के अंदर की लड़ाई और बढ़ेगी और फायदा जाहिर है अंग्रेजों का होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे घर में मान लीजिए बेटा या बेटी आपकी सलाह के बिल्कुल खिलाफ जाके कोई करियर चुन लें या शादी का फैसला कर लें। अब आप रोज रोज ताने मारें, लड़ाई करें तो घर का माहौल ही खराब होगा। बिल्कुल। समझदारी इसी में है कि आप सोचे ठीक है, अब फैसला हो गया है, इसमें घुस गए हैं, तो अब आगे कैसे बढ़ना है ताकि नुकसान कम से कम हो, या शायद इसी रास्ते पर चलकर कुछ अच्छा ही निकल आए। गांधी जी ने भी शायद यही सोचा कि अब स्वराजवादी काउंसिल्स में हैं तो उन्हें वहां कमजोर करने से क्या हासिल होगा। एग्जैक्टली। शायद उन्हें सपोर्ट करके ही कुछ सकारात्मक निकाला जा सकता है। प्रिसाइजली। गांधी जी ने सिर्फ ये नहीं देखा कि स्वराजवादी उनकी बात न मानकर काउंसिल्स में चले गए, बल्कि उन्होंने ये भी गौर किया कि वो वहां जाकर कर क्या रहे हैं। क्या वो सरकार की गोद में बैठ गए हैं? क्या वो अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा बन गए हैं? नहीं। गांधी जी ने देखा कि स्वराजवादियों ने काउंसिल्स के अंदर जिस हिम्मत, जिस निर्भीकता और जिस अनकॉम्प्रोमाइजिंग तरीके से अपनी बात रखी थी, वो काबिल तारीफ था। अच्छा। वो वहां जाकर ब्रिटिश प्रशासन का हिस्सा नहीं बन रहे थे, बल्कि वो वहां डिफाइंस दिखा रहे थे, एक तरह का प्रतिरोध। उनमें दृढ़ता थी, अनुशासन था और सबसे बढ़कर एकजुटता थी। उन्होंने सरकार की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध किया, बजट प्रस्तावों को खारिज किया, कड़े सवाल पूछे और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की। गांधी जी ने माना कि भले ही ये लोग राजनीतिक रूप से गलत रास्ते पर हों, पर ये बिके नहीं हैं, ये झुके नहीं हैं। सही। उन्होंने खुद कहा कि स्वराजवादियों ने भारतीय विधायिकाओं में एक नई जान फूंकी है, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्पिरिट इनटू द इंडियन लेजिस्लेटर्स। अच्छा, तो यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। यानी गांधी जी उनकी स्ट्रैटेजी से सहमत नहीं थे, उन्हें वो रास्ता पसंद नहीं था, लेकिन उनके जज्बे, उनकी हिम्मत और उनके तेवर के कायल हो गए थे। हाँ बिल्कुल। हिम्मत और कॉन्फिडेंस से तूने खेला है और नतीजा लाया है, उसकी दाद देनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही मिसाल दी। गांधी जी ने स्वराजवादियों के काम में वो स्पिरिट ऑफ डिफायंस, वो प्रतिरोध की भावना देखी जो उनके असहयोग आंदोलन का भी मूल तत्व था। रास्ता अलग था, पर मंजिल और जज्बा कहीं ना कहीं एक था। हाँ, बिल्कुल सही समझा। और एक और बात थी जिसने गांधी जी को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था। क्या? वो थी कांग्रेस के अंदर ही चेंजर्स, स्वराजवादी, और नो चेंजर्स, गांधी जी के कट्टर अनुयायी के बीच बढ़ती कड़वाहट और आपसी कीचड़ उछाल। ओह हाँ, बिल्कुल। दोनों खेमों के बीच बहसबाजी बहुत निचले स्तर पर जा रही थी। गांधी जी ने अप्रैल 1924 में खुद लिखा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, फ्लंग मड अगेंस्ट वन अनदर। हर कोई खुद को ही सच्चाई का ठेकेदार समझ रहा था और दूसरे पक्ष को मूर्ख, हेल्पलेस स्टूपिडिटी बता रहा था। अरे बाप रे, ये माहौल बहुत कड़वा हो गया था। गांधी जी इस अंदरूनी लड़ाई, इस मड सिलिंगिंग को फौरन बंद करना चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर घर में ही लड़ते रहे तो बाहर वाले दुश्मन से क्या खाक लड़ेंगे। अरे हाँ, ये तो कितना जाना पहचाना लगता है। चाहे कॉलेज के छात्र संघ चुनाव हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, या आजकल सोशल मीडिया पर देख लीजिए, असली मुद्दा पीछे छूट जाता है और लोग एक दूसरे की निजी कमियां निकालने, अपमान करने, नीचा दिखाने में लग जाते हैं। एक बेहद टॉक्सिक माहौल बन जाता है। बिल्कुल। गांधी जी को ये बर्दाश्त नहीं था। वो इस माहौल को बदलना चाहते थे, क्योंकि इससे सीधे सीधे ब्रिटिश राज के खिलाफ जो संयुक्त लड़ाई थी वो कमजोर पड़ रही थी। हमारी ऊर्जा आपस में ही खत्म हो रही थी। बिल्कुल। और गांधी जी का यह भी मानना था कि काउंसिल एंट्री अब एक हकीकत बन चुकी है। स्वराजवादी जीत कर अंदर पहुंच चुके हैं। अब इस मोड़ पर अगर वो पीछे हटते हैं या उन्हें कांग्रेस पार्टी पीछे हटने पर मजबूर करती है तो ये कदम विनाशकारी साबित होगा। कैसे? सरकार और आम जनता
दोनों इसे कांग्रेस की हार और कमजोरी के तौर पर देखेंगे, और इसका नतीजा क्या होगा? सरकार का हौसला और बढ़ेगा, वो और ज्यादा मनमानी करेगी, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर दिखाएगी, अच्छा। और ज्यादा दमनकारी नीतियां, रिप्रेसिव पॉलिसी लागू करेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि कांग्रेस तो आपस में ही लड़कर खत्म हो गई है। और इससे आम लोगों में जो थोड़ी बहुत राजनीतिक चेतना या उम्मीद जगी थी वो भी खत्म हो जाएगी। राजनीतिक निराशा, पॉलिटिकल डिप्रेशन का माहौल और गहराएगा। तो ये सारे पहलू गांधी जी के दिमाग में घूम रहे थे। स्वराजवादियों की नीयत पर भरोसा, काउंसिल्स में उनके जुझारू काम का सम्मान, कांग्रेस के अंदर बढ़ते झगड़े को खत्म करने की जरूरत और पीछे हटने के राजनीतिक खतरे, ये सब मिलकर उन्हें समझौते की तरफ धकेल रहे थे। लेकिन वो आखिरी धक्का, वो फाइनल ट्रिगर पॉइंट क्या था जिसने गांधी जी को मजबूर कर दिया कि अब बस बहुत हुआ, अब पूरी तरह स्वराजवादियों के साथ खड़ा होना है? हाँ, वो आखिरी और निर्णायक मोड़ आया जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में स्वराजवादियों और नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लिबर्टीज, यानी आम नागरिकों के अधिकारों पर सीधा हमला बोल दिया। बंगाल में? हाँ, बहाना बनाया गया बढ़ते हुए क्रांतिकारी आतंकवाद का, लेकिन असली निशाना स्वराजवादी और उभरता हुआ राष्ट्रीय आंदोलन था। 25 अक्टूबर 1924 को सरकार बंगाल में एक बेहद सख्त अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस लेकर आई। अच्छा। ये एक तरह का काला कानून था जिसने पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने और लोगों को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रखने के अधिकार दे दिए। इसके तहत बंगाल में कांग्रेस के दफ्तरों पर छापे मारे गए, नेताओं के घरों की तलाशी ली गई और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ओह! गिरफ्तार होने वालों में सिर्फ संदिग्ध क्रांतिकारी ही नहीं थे, बल्कि बहुत से प्रमुख स्वराजवादी नेता और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी शामिल थे। इनमें सुभाष चंद्र बोस जैसे कद्दावर नेता। सुभाष चंद्र बोस भी? हाँ, और बंगाल विधानमंडल के 2 चुने हुए स्वराजवादी सदस्य अनिल बरन रॉय और एस.सी. मित्रा भी थे। बाप रे, ये तो हद हो गई। मतलब अब चुनाव लड़ के जनता का वोट लेके विधानमंडल में पहुंचो और सरकार आपको आतंकवादी गतिविधि के शक में उठाकर जेल में डाल दे बिना किसी सबूत या मुकदमे के। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र का गला घोटना हुआ, सीधी सीधी तानाशाही। बिल्कुल। गांधी जी का पहला रिएक्शन बहुत तीव्र था, गुस्से भरा। उन्होंने यंग इंडिया में 31 अक्टूबर को लिखा कि रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, वो भले ही कागजों पर मर गया हो, लेकिन उसकी आत्मा, स्पिरिट जिंदा है। वो एक सदाबहार चीज की तरह है। उन्होंने कहा कि जब तक अंग्रेजों के हित, इंटरेस्ट ऑफ इंग्लिशमैन, भारतीयों के हितों के खिलाफ रहेंगे, तब तक या तो अराजकता और अपराध, एनार्किक क्राइम होंगे, या उनका डर बना रहेगा। और सरकार जवाब में हमेशा रॉलेट एक्ट जैसा ही कोई ना कोई दमनकारी कानून लाती रहेगी। सही बात है। और यहां सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस दमनकारी कदम ने, इस खुले हमले ने गांधी जी को स्वराजवादियों के साथ पूरी तरह खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। ये वो टिपिंग पॉइंट था, वो निर्णायक क्षण। मतलब वही हुआ जो अक्सर होता है, बाहरी दुश्मन ने घर के अंदर के सारे मतभेद भुला दिए। जैसे कभी कभी गली मोहल्ले में कोई बाहर वाला आकर दादागिरी दिखाए तो आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ने वाले पड़ोसी भी फौरन एक हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि पहले इससे सबक सिखाओ, घर की लड़ाई बाद में देख लेंगे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, या कम से कम दुश्मन का सामना करने के लिए एक साथ आ जाता है। एग्जैक्टली। गांधी जी ने इसे सिर्फ स्वराजवादियों पर हमला नहीं माना, बल्कि इसे पूरे राष्ट्रीय आंदोलन पर, कांग्रेस पर हमला माना। और उन्होंने तय किया कि इस मुश्किल घड़ी में स्वराज पार्टी की जरूरत के समय, आवर ऑफ इट्स नीड, उन्हें पूरी एकजुटता, पूरी सॉलिडेरिटी दिखानी होगी। उन्होंने यंग इंडिया में साफ साफ लिखा कि अगर वो इस वक्त स्वराज पार्टी के साथ खड़े नहीं होते तो वो देश के प्रति झूठे साबित होंगे, फॉल्स टू द कंट्री। बिल्कुल। उन्होंने ये भी लिखा, मुझे उनके साथ खड़ा होना ही होगा, भले ही मुझे काउंसिल एंट्री की प्रभावशीलता, एफिकेसी और काउंसिल वॉरफेयर के कुछ तरीकों पर यकीन ना हो। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा, हालांकि मैं एक कट्टर नो चेंजर हूं, मुझे न केवल उनके रवैये को सहन करना होगा, टॉलरेट देयर एटीट्यूड, और उनके साथ काम करना होगा, बल्कि जहां भी मैं कर सकता हूं उन्हें मजबूत भी करना होगा। कमाल है। ये एक तरह से गांधी जी का स्वराजवादियों के सामने सरेंडर करना था, उनकी स्ट्रैटेजी को स्वीकार करना था, राष्ट्रीय एकता के बड़े हित में। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये समझौता फिर औपचारिक रूप कैसे लिया? मतलब कागजों पर कैसे आया ये सब? इसके फौरन बाद 6 नवंबर 1924 को गांधी जी ने सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान, एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। अच्छा, एक स्टेटमेंट आया। हाँ, इस बयान में बहुत स्पष्ट शब्दों में यह तय हुआ कि स्वराज पार्टी अब से कांग्रेस की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में, एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कांग्रेस,
विधानमंडलों में अपना काम जारी रखेगी। मतलब ऑफिशियली अब काउंसिल वाला काम कांग्रेस का काम हो गया। बिल्कुल। इस एक बयान में महीनों से चली आ रही कड़वाहट और झगड़े पर समझिए विराम लगा दिया। कांग्रेस अब आधिकारिक तौर पर एक होकर आगे बढ़ने को तैयार थी, जिसमें काउंसिल का काम भी शामिल था। और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसे मान लिया, क्योंकि गांधी जी, दास और नेहरू का सहमत होना एक बात है, लेकिन पार्टी के बाकी लोगों का, खासकर वो कट्टर नो चेंजर्स, उनका इसे मानना दूसरी बात। हाँ, ये बहुत जरूरी था कि इसे पार्टी की मंजूरी मिले। तो इस जॉइंट स्टेटमेंट को औपचारिक रूप से दिसंबर 1924 में बेलगांव, जो अब कर्नाटक में है, वहां कांग्रेस का सालाना अधिवेशन हुआ। हाँ, बेलगांव सेशन। उसमें पेश किया गया और वहां इसे बहुमत से अनुमोदित कर दिया गया, एंडोर्स कर दिया गया। अच्छा, पास हो गया। हाँ, और जानते हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? कौन? खुद महात्मा गांधी। ओह, तो गांधी जी ने खुद प्रिजाइड किया उस सेशन को। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश था, एक सिंबल था कि गांधी जी अब पूरी तरह से इस समझौते के पीछे हैं और वो कांग्रेस की एकता चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस एकता को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। क्या? उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी कार्य समिति, जो पार्टी के रोजमर्रा के फैसले लेने वाली सबसे ताकतवर संस्था होती है, उसमें स्वराजवादियों को बहुमत दिया, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। अच्छा, वर्किंग कमेटी में स्वराजवादियों की मेजॉरिटी। हाँ, ये दिखाता है कि गांधी जी एकता को कितना ज्यादा महत्व दे रहे थे, खासकर तब जब ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र तेज हो रहा था। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये गांधी जी की रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण है। गहरे मतभेदों के बावजूद एक साझा जमीन तलाशना, आपसी सम्मान बनाए रखना और बड़े लक्ष्य यानी देश की आजादी के लिए एकजुट होना। उन्होंने अपने सिद्धांत नहीं छोड़े, लेकिन रणनीति में लचीलापन दिखाया, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। वाकई ये पूरा घटनाक्रम गांधी जी की राजनीतिक समझदारी, उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन और उनके लचीलेपन का एक शानदार उदाहरण है। कैसे उन्होंने अपने मूल सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए भी एक व्यवहारिक रास्ता निकाला, एक तरह का कॉम्प्रोमाइज किया और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस को एक बड़ी टूट से बचा लिया। बिल्कुल। वरना कौन जाने, अगर कांग्रेस उस वक्त टूट जाती तो शायद भारत की आजादी का इतिहास कुछ और ही होता। बिल्कुल सही। ये घटना हमें सिखाती है कि कैसे एक सच्चा नेतृत्व गहरे मतभेदों को संभाल सकता है, मैनेज डिफरेंसेस, कैसे विरोधी विचारों के बीच पुल बना सकता है और मुश्किल और चुनौतीपूर्ण समय में भी एकता बनाए रख सकता है, मेंटेन यूनिटी। ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, बल्कि ये आज के नेताओं, कार्यकर्ताओं और यहां तक कि हम जैसे आम लोगों के लिए भी लीडरशिप का, रणनीति का और मानवीय संबंधों यानी ह्यूमन रिलेशंस का एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है। सही बात है। कैसे अपने साथियों पर भरोसा करना, उनका सम्मान करना और बड़े लक्ष्य के लिए अपने व्यक्तिगत ईगो या सैद्धांतिक कट्टरता को पीछे रखना कितना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्वराजिस्ट और उनका वो बड़ा फैसला, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाने का। हाँ। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इसी दौर की कहानी खोलते हैं, मतलब उनका मकसद क्या था, क्या हासिल हुआ और मुश्किलें क्या आईं। बेसिकली अंग्रेजों के बनाए सिस्टम में घुसकर उसी सिस्टम को चैलेंज करने की कोशिश। हाँ बिल्कुल, और ये एक बड़ी कोशिश थी उस समय। हाँ, और ये फैसला उस वक्त काफी विवादास्पद भी था, मतलब कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि याद होगा गांधी जी और उनके कट्टर समर्थक, जिन्हें नो चेंजर्स कहते थे, हाँ, नो चेंजेस, यानी वो जो काउंसिल एंट्री के मामले में कोई बदलाव नहीं चाहते थे, वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे गांधी जी का जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, रचनात्मक कार्यक्रम, उससे ध्यान हट जाएगा और कई नेता लोग फिर से ब्रिटिश सिस्टम की वो चमक दमक और ताकत के लालच में ना पड़ जाएं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1923 के चुनावों से। नवंबर में चुनाव हुए और उससे ठीक पहले अक्टूबर में स्वराजिस्ट्स ने अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया। हाँ, 14 अक्टूबर को। और इसमें उनका स्टैंड एकदम साफ था, पूरी तरह से एंटी एम्पीरियल, मतलब अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ, कोई गोलमोल बात नहीं। एकदम। मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि भारत में ब्रिटिश राज का असली मकसद सिर्फ अपने देश ब्रिटेन का फायदा देखना है। ये जो सुधार, रिफॉर्म्स वगैरह की बातें हैं, ये सब दिखावा है, एक पर्दा है बस, ताकि भारत के जो अपार संसाधन है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ, उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, वो जारी रख सकें और भारतीयों को हमेशा ब्रिटेन के अधीन, एक सब्जर्विएंट पोजीशन में, मतलब दबकर रहने वाली स्थिति में। हाँ बिल्कुल, दबा के रख सकें,
जैसे कोई पड़ोसी रोज मीठी मीठी बातें करें लेकिन इरादा आपके घर पे कब्जा करने का हो, वैसी बात। और उनका वादा क्या था कि वो इन दिखावटी सुधारों को, इन शैम रिफॉर्म्स को काउंसिल्स के अंदर घुसकर ही बेनकाब करेंगे। बेनकाब करेंगे, उन्हें अंदर से तोड़ेंगे, रेक करेंगे। हाँ, मजे की बात यह है कि तैयारी के लिए मुश्किल से कुछ हफ्ते मिले थे और वोट डालने का हक, अरे भाई साहब, जिसे हम फ्रेंचाइज कहते हैं, हाँ, मताधिकार, वो सिर्फ 62 लाख लोगों को था। सिर्फ 62 लाख। देश की आबादी का 3% भी नहीं। सोचिए, आज के जमाने में जहां लगभग हर वयस्क वोट डालता है, तब कितना एक्सक्लूसिव क्लब था ये। बिल्कुल, गिने चुने अमीर और पढ़े लिखे लोग ही वोट दे सकते थे। बिल्कुल। ये फ्रेंचाइज यानी मताधिकार बहुत ही नैरो था, बहुत सीमित था। आम भारतीय तो इसके दायरे से कोसों दूर था। लेकिन इस बेहद रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज के बावजूद स्वराजिस्ट्स का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो उस वक्त की केंद्रीय संसद जैसी थी, हाँ। उसकी 101 चुनी हुई सीटों में से 42 सीटें जीत ली। वाओ। हाँ, ये लगभग 40% से ज्यादा सीटें थी। एक जबरदस्त एंट्री थी ये। कम तैयारी, इतना कम वोटिंग बेस और फिर भी 42 सीटें। ये तो धमाकेदार शुरुआत थी, जैसे कोई नई टीम पहले ही मैच में चैंपियन को टक्कर दे दे। हाँ, और सिर्फ सेंटर में ही नहीं, सेंट्रल प्रोविंसेस, आज का मध्य प्रदेश और आसपास का इलाका समझ लीजिए। हाँ। वहां तो उन्हें क्लियर मेजॉरिटी मिली, यानी स्पष्ट बहुमत। हाँ। बंगाल में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। बॉम्बे और यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, अच्छा, वहां भी उनका प्रदर्शन काफी दमदार रहा। हाँ। सोर्सेस बताते हैं कि मद्रास और पंजाब में कहानी थोड़ी अलग थी। वहाँ जातिगत समीकरण, जिन्हें हम कास्टिस्ट डायनामिक्स कहते हैं, और सांप्रदायिक मुद्दे, कम्युनल इश्यूज, वो ज्यादा हावी थे। हाँ, लोकल पॉलिटिक्स की अपनी उलझनें थी। बिल्कुल। इसलिए वहाँ स्वराजिस्ट्स को उतनी कामयाबी नहीं मिली। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये अंग्रेजी राज के ढांचे में एक जोरदार दस्तक थी, वो भी इतने कम संसाधनों के साथ। बिल्कुल। अब सेंट्रल असेंबली में घुसते ही उन्होंने पहला काम किया एक साझा राजनीतिक मोर्चा बनाने का, एक कॉमन पॉलिटिकल फ्रंट। इसमें एम.ए. जिन्ना के नेतृत्व वाले इंडिपेंडेंट्स, निर्दलीय सदस्य, लिबरल्स, उदारवादी और मदन मोहन मालवीय जैसे कद्दावर नेता भी शामिल थे, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। अच्छा। ये एक तरह से आज के विपक्ष के महागठबंधन जैसा था, जिसका मकसद था मिलकर सरकार को घेरना। और यही रणनीति, यही स्ट्रैटेजी उन्होंने ज्यादातर प्रांतों में भी अपनाई। हाँ, मकसद साफ था, एकजुट होकर सरकार के प्रस्तावों को बार बार हराना, उनके कामकाज में लगातार रुकावट डालना। अच्छा, यहाँ ये समझना जरूरी है, ये जो 1919 के सुधारों के बाद बनी काउंसिलें थीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इनमें असल में ताकत थी कितनी? क्या ये आज की विधानसभाओं या संसद जैसी थी? यही तो सारा खेल था। सोर्सेस साफ कहते हैं कि इन काउंसिल्स के पास सिर्फ सेम्बलेंस ऑफ पावर था। अच्छा, सिर्फ दिखावा। हाँ, यानी शक्ति का सिर्फ आभास था, दिखावा था। असली अधिकार, रियल अथॉरिटी नहीं थी। हाँ, ज्यादातर सदस्य चुने हुए जरूर थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव, यानी सरकार चलाने वाले, हाँ, मंत्री और बड़े अधिकारी, वो इन चुने हुए सदस्यों के प्रति जवाबदेह नहीं थे। उनकी जवाबदेही तो लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार और भारत में बैठे वाइसरॉय या गवर्नर के प्रति थी। मतलब जैसे कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन चुन तो ली जाए, लेकिन कॉलेज का प्रिंसिपल और मैनेजमेंट उनकी एक ना सुने। बिल्कुल। सारे फैसले खुद ही करते रहे, बस नाम के लिए यूनियन बन गई। बिल्कुल सही मिसाल है। और सबसे बड़ी बात, वाइसरॉय या गवर्नर के पास एक ब्रह्मास्त्र था, वीटो पावर और सर्टिफिकेशन की शक्ति। वीटो और सर्टिफिकेशन, ये क्या था? वीटो मतलब किसी पास हुए प्रस्ताव को रद्द कर देना, और सर्टिफिकेशन मतलब अगर काउंसिल किसी कानून या सरकारी खर्चे के लिए बजट ग्रांट को न मंजूर कर दे, रिजेक्ट कर दे, मतलब काउंसिल की हाँ या ना का कोई खास मतलब ही नहीं था अगर सरकार अपनी पर आ जाए। बिल्कुल। तो स्वराजिस्ट्स ने इसी कमजोरी को हथियार बनाया। क्या दिमाग लगाया! उन्होंने जानबूझकर बार बार सरकार के प्रस्तावों को वोटिंग में हराया, सेंटर में भी, प्रांतों में भी। हाँ। नतीजा, सरकार को बार बार अपनी स्पेशल पावर, ये वीटो और सर्टिफिकेशन वाली शक्ति इस्तेमाल करनी पड़ी। और हर बार? हाँ, और हर बार जब ऐसा होता तो इन सुधरे हुए काउंसिल्स का खोखलापन, उनका दिखावटीपन जनता के सामने आ जाता था। मैसेज क्लियर था, देखो ये डेमोक्रेसी का नाटक कर रहे हैं, लेकिन राज तो अपनी मर्जी से ही चला रहे हैं। ये पूरा सिस्टम ही एक धोखा है। बिल्कुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इस रणनीति से उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीयत पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। ये सिर्फ हंगामा करना नहीं था,
ये पॉलिटिकल एक्सपोजर था। सही बात है। और मार्च 1925 ने उन्हें एक बड़े प्रतीकात्मक सिंबॉलिक जीत मिली, जब विट्ठल भाई पटेल, हाँ, बड़े नेता थे स्वराजिस्ट। बिल्कुल एक प्रमुख स्वराजिस्ट नेता थे, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट, आज के स्पीकर जैसा पद चुन लिए गए। अच्छा। सोचिए सरकार के लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी थी कि जिस सदन पर वो अपना कंट्रोल दिखाना चाहते थे, उसी का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके सिस्टम को अंदर से चुनौती देने आया था। कमाल है। अच्छा, काउंसिल्स के अंदर स्वराजिस्ट ने लगभग हर मुद्दे पर बहस की और अक्सर सरकार को वोटिंग में हराया भी। हाँ, हराया। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि 3 मुद्दे खास थे जिन पर उन्होंने जोरदार भाषण दिए, जो अखबारों में खूब छपते थे। हाँ, हेडलाइन बनते थे। लोग सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ इन्हें पढ़ते थे और पॉलिटिकल माहौल गर्म रहता था, जैसे आजकल हम लोग प्राइम टाइम डिबेट्स देखते हैं। पहला मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस, संवैधानिक प्रगति। हाँ, जिसका सीधा मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट या स्वशासन की ओर बढ़ना। बिल्कुल। पहले ही सेशन में मोतीलाल नेहरू ने यह मांग रखी कि भारत का अपना संविधान बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए, जिससे असली राजनीतिक शक्ति भारतीयों के हाथ में आए। ये प्रस्ताव 64 वोटों से 48 के मुकाबले पास हो गया। सरकार हार गई पहले ही बार में। हाँ, फिर सितंबर 1925 में यही मांग और जोरदार तरीके से उठाई गई और इस बार 72 वोटों से 45 के मुकाबले पास हुई। सरकार की लगातार हार हो रही थी। दूसरा बड़ा मुद्दा था सिविल लिबर्टीज, यानी नागरिक स्वतंत्रताएं। इसमें राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग, हाँ, बहुत जरूरी मुद्दा, और दमनकारी कानूनों रिप्रेसिव लॉज को हटाने की मांग शामिल थी। ये मुद्दे तो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। बिल्कुल। और तीसरा स्वदेशी इंडस्ट्रीज का विकास, यानी भारतीय उद्योगों को सरकारी नीतियों से बढ़ावा मिले। हाँ, और सरकार को बार बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ी जब अलग अलग मंत्रालयों या विभागों के बजट अनुदान, बजटरी ग्रांट्स, वोटिंग में गिरा दिए गए। अच्छा। एक मौके पर तो विट्ठल भाई पटेल ने प्रेसिडेंट की कुर्सी से सरकार से सीधे सीधे कहा, हम चाहते हैं कि आप इस देश पर वीटो और सर्टिफिकेशन से शासन करें। हम चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रद्दी का टुकड़ा साबित करें, जो कि ये हो चुका है। अरे बाप रे। आप अंदाजा लगाइए, सदन का अध्यक्ष खुलेआम सरकार की वैधता पर सवाल उठा रहा है। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। गजब की हिम्मत। इसी तरफ दमनकारी कानूनों को हटाने और राजनीतिक कैदियों की रिहाई के सवाल पर सरकार कई बार हारी। हाँ, और जब सरकारी पक्ष के लोगों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों, जिन्हें वो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स कहते थे, उनकी आलोचना की, तो स्वराजिस्ट्स ने उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया। CS रंगा अय्यर ने कहा कि सरकारी अधिकारी खुद सबसे बुरे किस्म के अपराधी, क्रिमिनल्स ऑफ द वर्स्ट सॉर्ट, सबसे गहरे रंग के हत्यारे, असैसिन्स ऑफ द डीपेस्ट डाई हैं, क्योंकि वो एक आज़ादी पसंद कौम की आज़ादी का कत्ल कर रहे हैं। कितना तीखा बयान था। हाँ, कितना शक्तिशाली बयान था ये। और लाला लाजपत राय ने भी इसी मुद्दे पर कहा, क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन स्वाभाविक हैं। दुनिया में बिना क्रांतियों और क्रांतिकारी आंदोलनों के कोई प्रगति नहीं हो सकती। यानी वो शायद क्रांतिकारियों के तरीकों से सहमत ना हो, पर उनके पीछे के जज्बे और जिन हालातों ने उन्हें पैदा किया, उसे वो जायज ठहरा रहे थे। हाँ, एक तरह से कॉन्टेक्स्ट दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल। CR दास ने भी सरकारी दमन की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस में कहा था, रिप्रेशन इज अ प्रोसेस इन द कंसोलिडेशन ऑफ आर्बिट्ररी पावर। दमन मनमानी सत्ता को मजबूत करने की प्रक्रिया है और मैं सरकार की हिंसा की निंदा करता हूं, क्योंकि दमन हिंसा का सबसे हिंसक रूप है। ठीक वैसे ही जैसे मैं राजनीतिक स्वतंत्रता जीतने के तरीके के रूप में हिंसा की निंदा करता हूं। मतलब वो दोनों तरफ के हिंसा के खिलाफ थे। हाँ, लेकिन सरकारी दमन को सबसे बड़ी हिंसा मानते थे। ये बहुत ही न्यूआंस्ड पोजीशन था, बहुत संतुलित। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि लेजिस्लेचर में स्वराजिस्ट की ये जो एक्टिविटी थी, ये सिर्फ सदन की दीवारों तक सीमित नहीं रही। सोर्स कहता है कि इससे राजनीति में रुचि रखने वाले आम लोगों में, खासकर मिडिल क्लास में, एक नया जोश भर गया। हाँ, बिल्कुल। असहयोग आंदोलन के बाद जो एक ठहराव सा आ गया था, एक सुस्ती आ गई थी, उसे स्वराजिस्ट की इन बहसों और जीतों ने तोड़ा। हाँ, एक स्पार्क आया दोबारा। बिल्कुल। हर बार जब ये ताकतवर विदेशी नौकरशाही, ये ऑल पावरफुल फॉरेन ब्यूरोक्रेसी काउंसिल्स में हारती थी, तो लोगों में एक रोमांच पैदा होता था। कुछ वैसा ही एहसास जैसे आज कोई वर्ल्ड कप मैच में अपनी टीम किसी मजबूत टीम को हरा दे। बिल्कुल। और ये गतिविधियां सिर्फ बड़ी काउंसिल्स तक ही सीमित नहीं थी। इसी दौरान 1923-24 में
कांग्रेसी नेताओं ने बड़ी संख्या में म्युनिसिपैलिटीज यानी कि म्युनिसिपलीज और दूसरे लोकल बॉडीज यानी कि स्थानीय निकायों पर भी कब्जा किया। अच्छा, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि नो चेंजर्स भी, जो काउंसिल एंट्री के खिलाफ थे। हाँ, जो बड़ी काउंसिल्स में जाने के खिलाफ थे, वो इन लोकल बॉडीज के चुनावों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। अरे, ये तो विरोधाभास लगता है। ऐसा क्यों? उनका तर्क था कि लोकल बॉडीज का इस्तेमाल गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यानी रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। अच्छा, जैसे खादी को बढ़ावा देना, छुआछूत मिटाना, साफ सफाई करवाना, बेसिक शिक्षा देना। उनका मानना था कि इन छोटे स्तरों पर तो वो सीधे जनता के लिए कुछ ठोस काम कर ही सकते हैं, भले ही बड़ी राजनीति में न जाएं। समझ गया। और कई बड़े बड़े नेता इन लोकल बॉडीज के हेड बने। लिस्ट देखिए जरा। CR दास कलकत्ता के मेयर बने। हाँ। और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष बोस। विट्ठल भाई पटेल बॉम्बे कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद पटना म्यूनिसिपैलिटी के, और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट बने। सोचिए, मतलब देश की टॉप लीडरशिप सीधे शहरों के स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस में उतर आई थी। कल्पना कीजिए आज देश के टॉप कैबिनेट मंत्री अचानक किसी नगर निगम के मेयर बन जाएं। हाँ, ये दिखाता है कि वो सत्ता के हर स्तर पर जहां भी मौका मिले अंग्रेजी राज को चुनौती देने और लोगों के लिए काम करने को तैयार थे। हालांकि इन लोकल बॉडीज के पास भी शक्तियां बहुत सीमित थीं, सर्कमस्क्राइब्ड पावर्स थीं, पैसों की कमी हमेशा रहती थी। हाँ, ये तो आज भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, आज भी है। फिर भी इन नेताओं ने लोगों की जिंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा बेहतर करने की ईमानदार कोशिश की। शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने, छुआछूत के खिलाफ काम करने, एंटी अनटचेबिलिटी और खादी को प्रमोट करने जैसे कामों में उन्होंने वाकई सराहनीय काम किया। और सोर्स कहता है कि इसकी तारीफ उनके समर्थकों ने भी की और उनके आलोचकों ने भी। लोगों में भी एक उम्मीद जगी कि चलो हमारे नेता कुछ तो कर रहे हैं। आज भी अगर हमारे शहरों के मेयर या चेयरमैन ऐसे ही लगन से काम करें तो शहरों की सूरत बदल सकती है। खैर, लेकिन ये सब कब तक चला? मुश्किलें तो आई होंगी। बिल्कुल, मुश्किलें आने लगीं और काफी गंभीर थीं। सबसे पहला और बड़ा झटका लगा 16 जून 1925 को, जब CR दास का अचानक निधन हो गया। वो स्वराज पार्टी के न सिर्फ सबसे बड़े नेता थे, बल्कि मुख्य रणनीतिकार और बंगाल में पार्टी की जान थे। उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। इट वॉज अ ह्यूज ब्लो। हाँ, एक पिलर गिर गया जैसे। और इसके अलावा भी कुछ गंभीर राजनीतिक बदलाव हुए, जैसा सोर्स बता रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा जन आंदोलन, मैस मूवमेंट नहीं चल रहा होता, हाँ, एक वैक्यूम सा आ जाता है। बिल्कुल, तो समाज की अंदरूनी दरारें, खासकर सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जैसी समस्याएं उभर आती हैं। लोगों की राजनीतिक हताशा, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशंस जो आज़ादी न मिलने से पैदा हो रही थी, वो अब दुखद रूप से सांप्रदायिक दंगों, कम्युनल राइट्स के रूप में निकलने लगी। और इसमें सबसे खतरनाक बात ये थी कि कॉलोनियल अथॉरिटीज यानी अंग्रेज सरकार ने इसे एक्टिवली एनकरेज किया, इसे सक्रिय रूप से हवा दी। अच्छा, उन्होंने बढ़ावा दिया। हाँ, उनकी फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति तो जग जाहिर थी। हर तरह के सांप्रदायिक तत्वों, कम्युनलिस्ट, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, उन्हें अपनी गतिविधियां बढ़ाने का खुला मैदान मिल गया। माहौल तेजी से बिगड़ने लगा, जैसे शांत पानी में किसी ने जहर घोल दिया हो। ये तो बहुत खतरनाक था। पार्टी के अंदर भी दिक्कतें शुरू हुई। सोर्स इशारा करता है कि सिर्फ संसदीय राजनीति, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस करने का असर पार्टी के अंदरूनी एकजुटता, इंटरनल कोहेजन पर पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। एक तो ये जो रुकावट डालने की राजनीति थी, ऑब्स्ट्रक्शनिज्म, इसकी अपनी सीमाएं थी, लिमिट्स थी, वो जल्दी सामने आ गई। आप कितनी बार सरकार को वोटिंग में हराएंगे, कितनी बार बिल सर्टिफाई करवाएंगे। एक पॉइंट के बाद ये रणनीति चुकने लगी। लेजिस्लेचर के अंदर टकराव को और आगे ले जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। अच्छा, अगर लड़ाई को अगले स्तर पर ले जाना था तो उसके लिए बाहर जनता के बीच एक बड़े आंदोलन, मैस मूवमेंट की जरूरत थी। लेकिन स्वराजिस्ट के पास लेजिस्लेचर के अंदर के अपने आक्रामक काम को बाहर के जन राजनीतिक काम, मास पॉलिटिकल वर्क के साथ जोड़ने, कोऑर्डिनेट करने की कोई साफ नीति नहीं थी।
वो काफी हद तक अखबारों की रिपोर्टिंग पर निर्भर थे कि उनकी बातें जनता तक पहुंचे। आज के जमाने में ये कुछ ऐसा है जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाकर सोचे कि जमीनी स्तर पर क्रांति आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, बिना सड़क पर उतरे, बिना लोगों को संगठित किए। सही। दूसरी बात, स्वराजिस्ट अपने गठबंधन सहयोगियों, कोalition पार्टनर्स जैसे लिबरल्स और इंडिपेंडेंट्स को हमेशा और हर मुद्दे पर साथ नहीं रख पाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सहयोगी दल स्वराजिस्ट की यूनिफॉर्म, कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन यानी एक समान, लगातार और सुसंगत रुकावट डालने वाली रणनीति में पूरी तरह यकीन नहीं रखते थे। वो बीच का रास्ता चाहते थे। वहाँ वो बीच का रास्ता निकालने, कॉम्प्रोमाइज करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। अब गठबंधन राजनीति, कोalition पॉलिटिक्स का अपना तर्क होता है, उसमें समझौते करने पड़ते हैं। हाँ। इस तर्क ने स्वराजिस्ट को उनके मूल उग्र तेवर, मिलिटेंट ऑब्स्ट्रक्शनिज्म से पीछे खींचना शुरू कर दिया। और फिर आता है वो मानवीय फैक्टर जो राजनीति में हमेशा रहता है, सत्ता का आकर्षण, कुर्सी का मोह। हाँ, वो तो है। सोर्स कहता है कि कुछ स्वराजिस्ट विधायक संसदीय सुविधाओं, पार्लियामेंट्री परक्विजिट्स, भत्तों और स्टेटस वाली पोजीशंस के लालच से खुद को बचा नहीं पाए। जब आप सिस्टम का हिस्सा बनते हैं तो सिस्टम भी आपको बदलने की पूरी कोशिश करता है। ये एक क्लासिक डिलेमा है। बिल्कुल। और सरकार की डिवाइड एंड रूल वाली नीति तो चली रही थी। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि स्वराजिस्ट्स को लिबरल से तोड़ा जाए, गरम दल वाले स्वराजिस्ट्स को नरम दल वालों से अलग किया जाए और सबसे बढ़कर हिंदुओं को मुसलमानों से। और इसका एक ठोस उदाहरण बंगाल में देखने को मिला। वहां स्वराज पार्टी की मेजॉरिटी ने, जिसमें ज्यादातर हिंदू जमींदार या उनके समर्थक थे, जमींदारों के खिलाफ काश्तकारों, टेनेंट्स का खुलकर साथ नहीं दिया। हाँ, ये एक बड़ी गलती हुई। नतीजा ये हुआ कि उनके जो काश्तकारों के हिमायती सदस्य थे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे, उनका समर्थन पार्टी ने खो दिया। हाँ। पार्टी अपने अंदर भी सांप्रदायिक मतभेद, कम्युनल डिस्कॉर्ड को घुसने से रोक नहीं पाई। ये बहुत दुखद था कि जो पार्टी एकता की बात कर रही थी, वो खुद अंदरूनी फूट का शिकार होने लगी। बिल्कुल। और बहुत जल्द पार्टी के अंदर ही एक नया गुट खड़ा हो गया, रिस्पॉन्सिविस्ट्स। हाँ, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो लोग थे जो सरकार के साथ सहयोग, रिस्पॉन्ड करना चाहते थे। उनका मानना था कि लगातार टकराव के बजाय सुधारों के साथ काम करना चाहिए और जहां मुमकिन हो ऑफिस यानी सरकारी पद भी स्वीकार करने चाहिए ताकि कुछ रचनात्मक काम किया जा सके। था। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से यू टर्न था। इन रिस्पॉन्सिविस्ट ने सेंट्रल प्रोविंसेस में सरकार ज्वाइन भी कर ली। अच्छा। और जल्द ही NC केलकर, MR जयकर जैसे बड़े नेता भी इसी खेमे में चले गए। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय भी रिस्पॉन्सिविस्ट विचारधारा और कुछ हद तक सांप्रदायिक मुद्दों पर भी स्वराज पार्टी से अलग हो गए। मतलब पार्टी साफ तौर पर बिखरने लगी थी। हाँ, जैसे कोई शीशे का ग्लास टूट रहा हो। ये तो पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट बन गया होगा। लीडरशिप ने क्या किया? मोतीलाल नेहरू जैसे लोग क्या सोच रहे थे? पार्टी को और टूटने से बचाने के लिए ये जो संसदीय भ्रष्टाचार, करप्शन यानी पद और सुविधाओं का लालच फैल रहा था, उसे रोकने के लिए और सदस्यों के नैतिक बल, मॉरल फाइबर को और कमजोर होने से बचाने के लिए पार्टी की मुख्य लीडरशिप ने, हाँ, जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे, एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। उन्होंने फिर से जन सविनय अवज्ञा, मास सिविल डिसोबीडियंस में अपना विश्वास दोहराया। अच्छा, वापस गांधी जी के रास्ते पर? हाँ, एक तरह से। और मार्च 1926 में लेजिस्लेचर से बाहर निकलने का फैसला किया। ये एक तरह से वापस अपनी जड़ों की ओर लौटने का संकेत था, भले ही पूरी तरह नहीं। और गांधी जी का क्या रुख था इस पूरे घटनाक्रम पर? वो तो शुरू से ही काउंसिल एंट्री के आलोचक थे। हाँ, इस बिगड़ते माहौल को देखकर गांधी जी ने भी काउंसिल एंट्री की अपनी आलोचना फिर से तेज कर दी थी। उन्होंने अप्रैल 1926 में श्रीनिवास अयंगर को लिखा। क्या लिखा? उन्होंने लिखा, मैं जितना काउंसिल्स के काम का पब्लिक लाइफ पर इसके असर का, हिंदू मुस्लिम सवाल पर इसके नतीजों का अध्ययन करता हूं, उतना ही मुझे यकीन होता जाता है कि काउंसिल एंट्री न सिर्फ व्यर्थ यानी फ्यूटिलिटी है, बल्कि अनुचित यानी इनएडवाइजेबिलिटी भी है। मतलब सिर्फ बेकार ही नहीं, नुकसानदेह भी। हाँ, गांधी जी अब इसे सिर्फ बेकार ही नहीं बल्कि नुकसानदेह भी मानने लगे थे। उनके लिए ये प्रयोग विफल साबित हो चुका था। तो ये थी स्वराजिस्ट्स के संसदीय प्रयोग की कहानी का एक अहम मोड़, जहां एक अनोखी रणनीति अपने अंदरूनी अंतर्विरोधों और बाहरी दबावों के चलते एक निर्णायक बिंदु पर आ खड़ी हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव आवर डिस्कशन फॉरवर्ड। पिछले सत्र में हमने असहयोग आंदोलन और उसके बाद के माहौल पर बात की थी।
आज हम उस दौर में थोड़ा और गहरा उतरेंगे, जिसे अक्सर ठहराव के साल कहा जाता है। मतलब रफली 1922 से 1927-28 तक का समय। ऊपर से देखने पर तो लगता था कि जैसे राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा सुस्त पड़ गया है, एक शांति सी छा गई है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सतह के नीचे काफ़ी कुछ चल रहा था। नई रणनीतियां बन रही थी, नई ताकतें उभर रही थी। हाँ हाँ बिल्कुल। ये दौर देखो ठहराव का नहीं बल्कि एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का था। आंदोलन का एक फेज खत्म हुआ था और दूसरे बड़े फेज की मतलब सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन की तैयारी चल रही थी। अच्छा। और इसी तैयारी के आप कह सकते हैं दो मुख्य रास्ते कांग्रेस के अंदर दिखाई दिए। एक तरफ थे स्वराजवादी, जिनका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे बड़े नेता कर रहे थे। इनका फंडा यह था कि चुनाव लड़कर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में घुसा जाए। हाँ। और वहां सरकारी कामकाज में अड़ंगा डालकर मतलब अंदर से ब्रिटिश राज का विरोध करना चाहिए। राइट, अंदर से लड़ाई। और दूसरी तरफ थे अपरिवर्तनवादी, या जिनको नो चेंजर्स कहते हैं, जो गांधी जी के विचारों पर पूरी तरह कायम थे। वो मानते थे कि काउंसिल्स में जाना एक तरह से बेकार है, असली काम तो जनता के बीच है, रचनात्मक कार्य करके होगा, जैसे खादी और चरखे को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता और सबसे जरूरी अस्पृश्यता निवारण। बिल्कुल सही। तो ये दो अलग अलग रणनीतियां थीं, पर मंजिल तो एक ही थी, भारत की आजादी। और दोनों ही खेमे अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की जमीन को मजबूत कर रहे थे आने वाले संघर्षों के लिए। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मिशन यही समझना है कि इन दोनों गुटों ने, स्वराजवादियों ने काउंसिल्स के अंदर और अपरिवर्तनवादियों ने गांवों और कस्बों में, इस आपात शांत दौर में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ को कैसे जलाए रखा। आने वाले बड़े आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उन्होंने कैसे भूमिका तैयार की। और हमारा सोर्स है बिपिन चंद्र की किताब इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस का चैप्टर 19, जो खास तौर पर इसी दौर पर रोशनी डालता है। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं 1926 के चुनावों से। यहां स्वराज पार्टी की कहानी में एक अहम मोड़ आता है। 1923 में तो उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 1926 तक आते आते पार्टी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, है ना? अंदरूनी खींचतान काफी बढ़ गई थी शायद। हाँ बिल्कुल। नवंबर 1926 के चुनावों तक स्वराज पार्टी काफी कह सकते हैं बिखराव और हताशा का शिकार हो चुकी थी। पार्टी काफी डिसअरे में थी, डिमोरलाइज थी, अंदर ही कई गुट बन गए थे। CR दास की मृत्यु 1925 में हो गई थी। उसके बाद लीडरशिप का भी एक संकट था और उनको एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार तो थी ही, फिर सरकार के वफादार तत्व मतलब लॉयलिस्ट, फिर पार्टी के अपने बागी नेता डिसेंटर्स। अच्छा। और सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही थीं सांप्रदायिक ताकतें, हिंदू और मुस्लिम दोनों। ये ताकतें इस दौर में काफी आक्रामक हो गई थीं, मतलब बहुत मुखर। और ये सांप्रदायिक ताकतें सिर्फ राजनीतिक विरोध तक ही सीमित नहीं रहीं। उन्होंने स्वराजवादियों के खिलाफ, खासकर मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ काफी जहरीला और व्यक्तिगत प्रचार भी किया। सुनने में आता है कि उन पर हिंदू विरोधी होने, गो हत्या का समर्थन करने, यहां तक कि बीफ खाने जैसे बेबुनियाद आरोप लगाए गए। ये तो आजकल की फेक न्यूज और कैरेक्टर असैसिनेशन जैसा लगता है। बिल्कुल। अरे बिल्कुल वैसा ही था। एक बहुत ही विशियस और बेईमान कम्युनल कैंपेन चलाया गया था उनके खिलाफ। मोतीलाल नेहरू पर ये सारे आरोप लगाए गए जो सरासर झूठ थे। ये दिखाता है कि राजनीतिक विरोध किस हद तक गिर सकता है जब उसे सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए। सही बात है। और दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतें भी स्वराजवादियों को मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगी हुई थी। उनका मकसद साफ था, राष्ट्रवादियों को बांटो और कमजोर करो ताकि ब्रिटिश हुकूमत बनी रहे। ये वही बांटो और राज करो की नीति का ही एक आप कह सकते हैं व्यवहारिक रूप था। तो जाहिर है इस नकारात्मक प्रचार, अंदरूनी कलह और बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का असर चुनावों पर तो पड़ा ही होगा। पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा फिर? हाँ, असर तो काफी पड़ा। पार्टी काफी कमजोर हो गई। सेंट्रल लेजिस्लेचर में वे 40 सीटें और मद्रास में आधी सीटें जीतने में कामयाब रहे, जिसे उस माहौल में फिर भी मतलब ठीक कहा जा सकता है। फिर भी ठीक था। हाँ, लेकिन बाकी प्रांतों में खासकर यूपी, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात ये थी कि काउंसिल्स में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ के जो सांप्रदायिक विचारधारा वाले नेता थे, उनका प्रतिनिधित्व काफी बढ़ गया। नेशनलिस्ट कोएलिशन बनाने में भी नाकाम रहे। ये स्पष्ट दिखाता है कि सांप्रदायिक राजनीति कैसे राष्ट्रवादी आंदोलन की राह में एक बड़ा रोड़ा बन रही थी, उसे जटिल बना रही थी।
लेकिन इन चुनावी झटकों और मुश्किल माहौल के बावजूद स्वराजवादियों ने हार नहीं मानी। वो काउंसिल्स के अंदर सरकार का विरोध करते रहे। 1928 के पब्लिक सेफ्टी बिल का मामला इसका एक अच्छा उदाहरण है ना? नाम से लगता है कि सरकार कुछ दबाने की कोशिश कर रही थी। ये बिल आखिर था क्या और क्यों लाया गया था? इसका जो बैकग्राउंड था वो था सरकार का बढ़ता हुआ डर समाजवाद यानी सोशलिज्म और साम्यवाद यानी कम्युनिज्म के विचारों के फैलने को लेकर। अच्छा। खासकर जो मजदूर आंदोलन थे उनमें इन विचारों का प्रभाव बढ़ रहा था। सरकार को लगता था कि इन विचारों को भारत में फैलाने में ब्रिटिश और अन्य विदेशी वामपंथी कार्यकर्ताओं मतलब एजिटेटर्स का बड़ा हाथ है, जिन्हें शायद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, जो दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, उसने भेजा है। ओके। तो इस बिल का मकसद था सरकार को ये ताकत देना कि वो ऐसे अवांछनीय, अनडिजायरेबल और विध्वंसक सबवर्सिव समझे जाने वाले विदेशियों को बिना मुकदमा चलाए देश से निकाल सकें, डिपोर्ट कर सकें। असल में ये वामपंथी और मजदूर आंदोलन पर लगाम कसने की एक सीधी कोशिश थी। इस पर राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया क्या थी? क्या इस मुद्दे पर वो एकजुट हो पाए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब सरकार दमन पर उतरती है तो आपसी मतभेद भुलाकर लोग साथ आ जाते हैं। लाला लाजपत राय का वो बयान तो बहुत पावरफुल है, जहां उन्होंने कैपिटलिज्म को सीधे सीधे इंपीरियलिज्म से जोड़ दिया। वो क्या था? बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सभी राष्ट्रवादी, चाहे उनकी विचारधारा नर्म हो या गर्म, स्वराजवादी हो या अपरिवर्तनवादी, सब एक साथ आ गए। सबने बिल का जबरदस्त विरोध किया। लाला लाजपत राय ने कहा था, कैपिटलिज्म इज ओनली अनदर नेम फॉर इंपीरियलिज्म। हमें बोल्शेविज्म या साम्यवाद से कोई खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा हमें पूंजीपतियों और शोषकों, एक्सप्लॉइटर्स से है। ये सीधा हमला था ब्रिटिश आर्थिक शोषण और उसके साम्राज्यवादी चरित्र पर। वाह। और मोतीलाल नेहरू ने भी बहुत तीखे शब्दों में विरोध किया था, है ना? उन्होंने इसे भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला और यहां तक कि भारत की गुलामी का बिल नंबर 1, स्लेवरी ऑफ इंडिया बिल नंबर 1 कह दिया था। हाँ, मोतीलाल नेहरू ने तो सोवियत संघ के अपने दौरे के अनुभव भी साझा किए और सोवियत विरोधी प्रचार को गलत बताया। उन्होंने बिल को न सिर्फ राष्ट्रवाद पर हमला बल्कि कांग्रेस पर हमला और, बिल्कुल सही कहा आपने, भारत की गुलामी का बिल नंबर 1 करार दिया। ते प्रकाशम ने स्पष्ट कहा कि बिल का असली निशाना मजदूर और किसान है, ताकि उनमें राष्ट्रवाद ना फैल सके। और दीवान चमन लाल, जो उस समय एक जोशीले युवा नेता थे और मोतीलाल के तेज तर्रार समर्थक माने जाते थे, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, अगर आप समाजवाद के खिलाफ प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समाजवाद को दबाने की शक्तियां मांग रहे हैं, तो आपको वो शक्ति पाने से पहले हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। मतलब इतना जबरदस्त विरोध था। ये उस समय के राष्ट्रवादी जुनून और सरकार की मंशा के प्रति गहरे संदेह को दिखाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। किताब बताती है कि पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधियों ने भी इस बिल का विरोध किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने भी। ये तो बड़ी अनूठी एकता थी। मतलब आज के समय में ऐसी एकता कल्पना करना भी मुश्किल है, जहां बिजनेस इंटरेस्ट्स और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एक साथ आ जाएं इस तरह से। हाँ, ये वाकई गौर करने लायक बात है। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला, जो उस समय भारतीय पूंजीपति वर्ग के प्रमुख प्रवक्ता, स्पोक्समैन माने जाते थे, उन्होंने भी बिल का कड़ा विरोध किया। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान का मुद्दा और विदेशी सरकार की दमनकारी नीतियां किस हद तक समाज के विभिन्न वर्गों, यहाँ तक कि पूंजीपतियों को भी एकजुट कर सकती थी, कम से कम कुछ खास मुद्दों पर। शायद उन्हें भी ये डर रहा होगा कि ये जो शक्तियां सरकार ले रही है, ये कल उनके हितों के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या शायद वो राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव को भी महसूस कर रहे थे। जो भी हो, ये एकता उस समय की भावना को दर्शाती है। तो इतने जबरदस्त विरोध के बाद बिल का क्या हुआ? पास नहीं हो पाया होगा फिर? नहीं, पास नहीं हो पाया। अच्छा, तो फिर सरकार ने क्या कदम उठाया? लगता तो नहीं कि सरकार आसानी से पीछे हटने वाली थी। क्या वो मशहूर मेरठ षड्यंत्र केस, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस इसी कड़ी में आता है फिर? सही पकड़ा। जब सरकार राष्ट्रवादियों के एकजुट विरोध के कारण बिल को असेंबली में पास नहीं करा पाई, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। मार्च 1929 में सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं, ट्रेड यूनियन नेताओं और अन्य वामपंथी विचारकों को गिरफ्तार कर लिया। ओह, 31 लोगों को? हाँ, और इन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया गया और मेरठ में मुकदमा चलाया गया, जो इतिहास में
मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से मशहूर हुआ। ये बेसिकली पब्लिक सेफ्टी बिल का ही एक तरह से बदलावा रूप था, या कहिए कि बिल पास ना होने पर सरकार का प्लान बी था, जिसका मकसद वामपंथी और मजदूर आंदोलन को कुचलना था। गांधी जी ने भी इन गिरफ्तारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, आपने बताया था। उन्होंने इसे आतंकवाद का दौर जैसा कुछ कहा था। बिल्कुल, गांधी जी ने इन गिरफ्तारियों की कड़ी निंदा की और इसे आतंकवाद के दौर की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि इन मुकदमों के पीछे का मकसद साम्यवाद को खत्म करना नहीं, बल्कि आतंक फैलाना है। उन्होंने आगे ये भी जोड़ा, बहुत मार्मिक शब्द है, जाहिर है सरकार समय समय पर यह दिखाने में विश्वास करती है कि वह सभी कानूनों को खत्म कर सकती है और कांपते हुए भारत को अपने लाल पंजे दिखा सकती है जो आमतौर पर छिपे रहते हैं। गांधी जी के ये शब्द सरकार की दमनकारी मंशा को एकदम बेनकाब करते हैं। और आखिरकार स्वराजवादियों का काउंसिल्स में सफर 1930 में खत्म हुआ। उन्होंने विधायिकाओं से वॉकआउट कर दिया। किस वजह से? हाँ, 1929 में लाहौर में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। वहीं पर पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया और गांधी जी के नेतृत्व में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू करने का फैसला लिया गया। हाँ, लाहौर कांग्रेस। बिल्कुल। इसी फैसले के तहत कांग्रेस ने सभी सदस्यों को विधायिकाओं का बहिष्कार करने का निर्देश दिया। नतीजतन 1930 की शुरुआत में स्वराजवादियों ने लाहौर कांग्रेस के आह्वान पर विधायिकाओं से वॉकआउट कर दिया। अब संघर्ष का मैदान काउंसिल्स के अंदर नहीं, बल्कि बाहर सीधे जनता के बीच बनने वाला था। एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। तो अगर हम पीछे मुड़कर देखें और स्वराजवादियों के इस दौर के काम का मूल्यांकन करें, तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाएगी? उन्होंने उस समय जो एक राजनीतिक खालीपन, एक पॉलिटिकल वॉइड सा आ गया था असहयोग आंदोलन के बाद, उसे भरा। हाँ, मेरे ख्याल से उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यही था। असहयोग आंदोलन के बाद जब एक तरह की सुस्ती और निराशा का माहौल था, तब स्वराजवादियों ने राजनीतिक सरगर्मी बनाए रखी। उन्होंने काउंसिल्स के मंच का इस्तेमाल करके लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाए रखा और सरकार की नीतियों का लगातार पर्दाफाश किया। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि बिपिन चंद्री भी लिखते हैं, उन्होंने ये काम औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रिजीम द्वारा सहयोजित, मतलब कोऑप्टेड हुए बिना किया। मतलब वे सरकारी तंत्र का हिस्सा बनकर उसके रंग में नहीं रंगे, बल्कि लगातार विरोध का झंडा बुलंद रखा। जैसा मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल को लिखा भी था एक पत्र में, वी हैव स्टूड फर्म, हम दृढ़ रहे हैं। ये उनकी दृढ़ता को दिखाता है। ये बात तो है। पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में अक्सर ये खतरा रहता है कि लोग सत्ता के करीब आकर अपने सिद्धांतों से भटक जाते हैं, सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन लगता है ज्यादातर स्वराजवादी अपनी लाइन पर कायम रहे। बिल्कुल। देखिए, ये संसदीय राजनीति की प्रकृति है कि कुछ लोग रास्ते से भटक जाते हैं, सत्ता का आकर्षण होता है, कुछ कंसेशंस मिल जाते हैं। लेकिन स्वराजवादियों का बहुमत अपनी कसौटी पर खरा उतरा। उन्होंने विधायिकाओं में अनुशासित तरीके से काम किया, अपनी बात रखी, और जब राष्ट्रीय आंदोलन ने उन्हें बाहर आने का आह्वान किया तो वे फौरन बाहर आ गए। उन्होंने दिखाया कि विधायिकाओं का इस्तेमाल भी रचनात्मक रूप से, क्रिएटिव तरीके से साम्राज्यवाद विरोधी एंटी इंपीरियलिज्म राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और उन्होंने 1919 के सुधार अधिनियम, रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसकी पोल भी खोल दी। ये दिखाया कि ये सुधार कितने खोखले थे और असल शक्ति अभी भी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। हाँ, ये भी उनका एक बड़ा योगदान था। अपनी बहसों से, अपने विरोध प्रदर्शनों से और सरकारी कामकाज में लगातार बाधा डालकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि 1919 के सुधारों से भारतीयों को कोई वास्तविक शक्ति नहीं मिली है। उन्होंने जनता को दिखाया कि भारत पर असल में कानून विहीन कानूनों, लॉलेस लॉज का शासन है, जहां सरकार जब चाहे तब नागरिक अधिकारों को रौंद सकती है, जैसा हमने पब्लिक सेफ्टी बिल या मेरठ केस में देखा। इस तरह उन्होंने ब्रिटिश राज के उस उदारवादी मुखौटे को उतारा और उसके असली दमनकारी चेहरे को उजागर किया। चलिए, अब रुख करते हैं दूसरे खेमे की ओर, अपरिवर्तनवादी यानी नो चेंजेस और उनके रचनात्मक कार्य, कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ। जब स्वराजवादी काउंसिल्स में राजनीतिक बहस और विरोध में उलझे थे, ये लोग जमीन पर कुछ बिल्कुल अलग तरह का, लेकिन शायद उतना ही महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। ये रचनात्मक कार्य सुनने में शायद उतना ग्लैमरस न लगे,
लेकिन इसकी अहमियत क्या थी, इसमें क्या क्या शामिल था? ये काम धीमा जरूर था, शांत था, बिना किसी शोर शराबे के, लेकिन ये जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट्स लेवल पर आंदोलन की नींव मजबूत करने वाला काम था। इसमें मुख्य रूप से खादी और कताई को घर घर पहुंचाना, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खोलना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास करना, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़ना और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना शामिल था। इस काम का प्रतीक थे वो सैकड़ों आश्रम जो देश भर में खुले। ये आश्रम सिर्फ रहने की जगह नहीं थीं, बल्कि ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पॉलिटिकल कैडर्स के ट्रेनिंग सेंटर थे एक तरह से, जहां उन्हें खादी का काम सिखाया जाता था और निचली जातियों और आदिवासी समुदायों के बीच काम करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता था। हाँ, किताब में कुछ बेहतरीन उदाहरण भी दिए गए हैं इसके, जैसे गुजरात के बारदोली तालुका में वेदची आश्रम, जहां चिमनलाल मेहता, जुगतराम दवे और चिमनलाल भट्ट जैसे लोगों ने आदिवासियों, जिन्हें उस समय काली पराज कहा जाता था, के बीच शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। या खेड़ा जिले में रविशंकर महाराज का काम, जिन्होंने बरैया जैसी निचली मानी जाने वाली जाति के बीच रहकर उनके उत्थान के लिए काम किया। ये सचमुच जमीनी स्तर पर जुड़कर बदलाव लाने वाला काम था। ये आज के एनजीओ या सोशल वर्कर्स के काम जैसा लगता है कुछ हद तक, लेकिन तब ये सीधे सीधे आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा था। बिल्कुल, और ये आश्रम और ये कार्यकर्ता ही आने वाले आंदोलनों की असली ताकत बनने वाले थे। गांधीवादी रचनात्मक कार्य का प्रभाव बहुआयामी था, मल्टीफैसेटेड था। पहला, इससे गरीब लोगों को, खासकर ग्रामीण इलाकों में, कुछ फौरी आर्थिक राहत मिलती थी, जैसे खादी बनाने से थोड़ी आमदनी हो जाती थी। हाँ, आर्थिक पहलू भी था। दूसरा, इसने राष्ट्र निर्माण, नेशन इन द मेकिंग की प्रक्रिया को बल दिया। जब शहरी और पढ़े लिखे, अक्सर उच्च जाति के कार्यकर्ता गांवों में गए, निचली जातियों के लोगों के साथ रहे, उनकी समस्याओं को समझा, तो इससे समाज के अलग अलग तबकों के बीच एक जुड़ाव पैदा हुआ, आपसी समझ बढ़ी। ये सिर्फ राजनीतिक एकता नहीं, सामाजिक एकता बनाने की भी कोशिश थी। और जैसा आपने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए भी एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। जब कोई बड़ा आंदोलन नहीं चल रहा था, उस निष्क्रिय दौर में, पैसिव फेजेस में भी उनके पास करने को एक ठोस काम था, जिससे वो संगठित भी रहते थे और जनता से जुड़े भी रहते थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन उतार चढ़ाव से गुजरता है, हमेशा सक्रिय जन आंदोलन नहीं चलता। ऐसे शांत या निष्क्रिय चरणों में रचनात्मक कार्य ने कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को लगातार व्यस्त रखा, उन्हें निराश होने से बचाया और उनकी संगठनात्मक क्षमता, ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस को विकसित किया। अच्छा, इससे उनका उन जनवर्गों के साथ सीधा संपर्क बना जो अब तक मुख्य धारा की राजनीति से शायद अछूते थे, जैसे महिलाएं, दलित, आदिवासी। इसने ग्रामीण जनता में एक नई आशा जगाई और उनके बीच कांग्रेस का प्रभाव और आधार बढ़ाया। ये बात भी बहुत सोचने वाली है कि उस समय के समाज में जो गहरी जातिगत खाई थी, उसे पाटे बिना, निचली जातियों और आदिवासियों को बराबरी का दर्जा दिए बिना, उन्हें साथ लिए बिना, उपनिवेशवाद के खिलाफ एक सच्चा और मजबूत राष्ट्रीय संघर्ष कैसे खड़ा हो सकता था भला? एग्जैक्टली। ये रचनात्मक कार्य सिर्फ समाज सेवा नहीं था, ये एक गहरी राजनीतिक समझ का नतीजा था। गांधी जी और अपरिवर्तनवादी ये समझते थे कि भारत की आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने समाज की बुराइयों से भी मुक्ति है। अस्पृश्यता निवारण और निचली जातियों, आदिवासियों के उत्थान के बिना एक सच्चा समावेशी राष्ट्र बनी नहीं सकता था और ना ही उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती थी। सही बात। और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी वो सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं थी, ये गांधी जी का एक शानदार राजनीतिक कदम था, अ स्ट्रोक ऑफ जीनियस कह सकते हैं। इसने ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग पर चोट तो की ही, साथ ही दुनिया और खुद भारतीयों को भी उनकी एकजुटता और आज़ादी के दृढ़ संकल्प का एक विजिबल प्रतीक दिया। चरखा चलाना और खादी पहनना राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। और राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज, क्या उन्होंने भी युवाओं को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई इस दौर में? हाँ, जरूर। इन राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों ने युवाओं को सरकारी शिक्षा के औपनिवेशिक प्रभाव से निकालकर एक वैकल्पिक, गैर औपनिवेशिक वैचारिक ढांचे, नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में प्रशिक्षित किया। बहुत से युवा जो 1920-21 में असहयोग आंदोलन के आह्वान पर सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ चुके थे, उनमें से कई
इन राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े और बाद में आंदोलन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता होल टाइम कैडरेस बन गए। इन्हीं संस्थानों से निकले युवा बाद के सत्याग्रहों और आंदोलनों की जान बने। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये रचनात्मक कार्य असल में स्वतंत्रता सेनानियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा जरिया था? और इसी जमीनी काम के दौरान नेताओं की पहचान भी होती थी, उनकी परीक्षा भी होती थी कि कौन कठिन परिस्थितियों में टिक सकता है, कौन जनता को संगठित कर सकता है। बिपिन चंद्र ने इन्हें आंदोलन का स्टील फ्रेम कहा है। ये तो बहुत शक्तिशाली छवि है। तो क्या ये कार्यकर्ता बाद के आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में वाकई इतने निर्णायक साबित हुए? बिल्कुल। रचनात्मक कार्य स्वतंत्रता के सिपाहियों की भर्ती और उनके राजनीतिक प्रशिक्षण का एक प्रमुख माध्यम था। यहीं परखा जाता था कि कौन नेतृत्व करने के काबिल है, किसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इसीलिए इन रचनात्मक कार्यकर्ताओं को आंदोलन के सक्रिय सत्याग्रह चरण के लिए स्टील फ्रेम कहा गया, यानी वो फौलादी ढांचा जिस पर आंदोलन की इमारत खड़ी होनी थी। वाह, स्टील फ्रेम। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं था कि खादी भंडारों के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों के छात्र और शिक्षक और गांधीवादी आश्रमों में प्रशिक्षित लोग ही सविनय अवज्ञा आंदोलनों की रीढ़, बैकबोन बने, आयोजक ऑर्गेनाइजर्स के रूप में भी और सक्रिय सत्याग्रही, एक्टिव सत्याग्रही के रूप में भी। इन्होंने ही जमीन पर आंदोलन को फैलाया, चलाया और मुश्किल समय में संभाले रखा। तो कुल मिलाकर ये जो 1922 से 1927 तक के साल थे, ये काफी विरोधाभासी, कॉन्ट्रडिक्टरी लगते हैं। एक तरफ स्वराजवादियों की काउंसिल्स में गतिविधियां और उनका विरोध, दूसरी तरफ रचनात्मक कार्य की धीमी लेकिन ठोस प्रगति और संगठन निर्माण। लेकिन साथ ही, जैसा हमने शुरू में बात की, दोनों खेमों में अंदरूनी कलह, गुटबाजी, फैक्शनलिज्म और अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन की समस्याएं भी सिर उठा रही थीं। और 1927 तक आते आते एक आम सी सुस्ती, एक उदासीनता, एपैथी और निराशा, फ्रस्ट्रेशन का माहौल बनने लगा था। ये खेमों में चाहे स्वराजवादी हो या अपरिवर्तनवादी, अंदरूनी झगड़े और गुटबाजी चल रही थी। स्वराजवादियों में सत्ता की राजनीति और पद की लालसा दिखने लगी थी कुछ हद तक, तो अपरिवर्तनवादियों में भी स्थानीय स्तर पर टकराव थे। 1927 तक आते आते, जैसा आपने कहा, कुल मिलाकर एक ठहराव और निराशा का माहौल हावी होने लगा था। यहाँ तक कि गांधी जी, जो हमेशा आशावादी रहते थे, उन्होंने भी मई 1927 में लिखा था, मेरी एकमात्र आशा इसलिए प्रार्थना और प्रार्थना के उत्तर में है। My only hope therefore lies in prayer and answer to prayer। ये शब्द उस समय व्याप्त निराशा की गहराई को दर्शाते हैं। लेकिन क्या ये निराशा आखिरी सच थी, या ये तूफान से पहले की शांति थी? क्या सतह के नीचे जो जमीन तैयार हो रही थी, चाहे वो स्वराजवादियों के राजनीतिक अनुभव से हो या रचनात्मक कार्यकर्ताओं के संगठन से, वो अब एक नई लहर लाने वाली थी? बिल्कुल। सतह पर भले ही उदासीनता और निराशा दिख रही हो, लेकिन राष्ट्रवाद की ताकतें, फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म, अंदर ही अंदर कई सालों के आराम, पुनर्संगठन, रिक्रूटमेंट कह लीजिए, और तैयारी के बाद एक बार फिर सक्रिय संघर्ष के एक नए ज्यादा बड़े दौर में प्रवेश करने के लिए तैयार हो रही थी। जमीन तैयार हो चुकी थी। अच्छा। और इसके साफ संकेत भी मिलने लगे थे। नई पीढ़ी के युवाओं में जोश का उभार, द राइज ऑफ यूथ पावर, वामपंथी और समाजवादी विचारों का प्रसार, किसान और मजदूर आंदोलनों का तेज होना, और फिर नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा और उसके खिलाफ जो जबरदस्त और एकजुट राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई। हाँ, साइमन गो बैक। हाँ, उसने साफ कर दिया कि ठहराव का दौर अब खत्म हो रहा है। एक नए बड़े जन आंदोलन की आहट साफ सुनाई दे रही थी। रचनात्मक कार्य और स्वराजवादियों के संघर्ष दोनों ने ही अपनी अपनी जगह इस नई लहर के लिए मंच तैयार कर दिया था। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 19, The Years of Stagnation, Swarajists, No Changers and Gandhiji of India's Struggle of Independence by Bipin Chandra. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.